देखो सबसे पहले आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी बट इसको लिखना पड़ेगा और अभी भी साथ साथ में लिखते रहोगे ना तो चीजें याद होती रहेंगी। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबको मालूम है क्या होता है, ए प्लस बी जब मिलकर एक ए बी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसको जब भी कंपाउंड बनता है हमेशा उसमें एनर्जी निकलती है। ठीक है, जब भी कंपाउंड स्टेबिलिटी मिलती है और स्टेबिलिटी मिलने की वजह से क्या होती है, एनर्जी निकलती है। इसमें सबसे पहला रिएक्शन जो है वो आपका है कार्बन का CO2 गैस प्लस एनर्जी बनती है, तो कंबाइन हो गई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव यू CO2 प्लस एनर्जी। कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा ये वाला रिएक्शन बड़ा पॉपुलर है, एनसीईआरटी का रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। बेसिकली ये क्या होता है, आपका मैग्नीशियम रिबन होता है, जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एनर्जी निकालता है। और यहाँ पर जो एनर्जी निकलती है ब्राइट व्हाइट फ्लेम निकलती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है। और ये जो पाउडर बनता है ये भी कौन सा बनता है, व्हाइट पाउडर बनता है, जो कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मुझे बता सकते हो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सी नेचर का है, बेसिक। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ऐसी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि ये बेसिक नेचर है आप, क्योंकि मेटल ऑक्साइड है। देन उसके बाद ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। देन उसके बाद थर्ड है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं या फिर कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको व्हाइट पाउडर भी बोल देते हैं। क्विक लाइम विच इज सफेदी, सफेदी जो पेंट करने के लिए यूज होती है, चूना है ना, जिसको हम चूना भी कह देते हैं। वाटर की प्रेजेंस में जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो आपको स्लेक्ट लाइम मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, प्लस क्या निकलती है इसमें, आपकी हीट निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। विच मींस एक तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देन वाटर जब बनता है, हाइड्रोजन गैस है ना, ये कौन सी गैस है आपकी, हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, ये वाटर। यहाँ पे भी चल रहा है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन उसके बाद आयरन जब सल्फर से रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फाइड बनाता है, जिसमें आयरन ग्रे कलर का मेटल है, ज्यादातर मेटल्स ही ग्रे हैं आपके। ठीक है, ये मेटल है और सल्फर येलो कलर का पाउडर है, दोनों रिएक्ट हुए, मेटल सल्फाइड आयरन सल्फाइड बना, जो कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। अब यहाँ पे भी कंबाइन किया तो कौन सा रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपका दैट इज सिल्वर। सिल्वर को जब आप सल्फर से रिएक्ट करवाते हो तो सिल्वर सल्फाइड बनता है। ये जो सिल्वर सल्फाइड बना है ये ब्लैक कलर का होता है और ये बेसिकली क्या है, सिल्वर की कोरोजन है। ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है इसके ऊपर, टार्निश हो जाता है, मेटल आपका खराब हो जाता है। ठीक है, तो ब्लैक कलर की कोटिंग आती है और दैट इज कोरोजन ऑफ सिल्वर। ये याद रखना है, ये भी आया हुआ एग्जाम में है ना क्वेश्चन, हमने लास्ट में पढ़े हैं इनके सबके कोरोजन में कौन कौन सी चीजें थी। तो बेसिकली ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस थे आपके, हो सकता है एक आधा छूट रहा हो हमारा कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बट हमने कोशिश की है ज्यादातर इसमें आ जाए। ओके, देन उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल कंपाउंड टूट जाता है, पर तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। एनर्जी हीट भी हो सकती है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, एनर्जी लाइट भी हो सकती है। तो ये तीन टाइप के रिएक्शंस हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये व्हाइट कलर का पाउडर नहीं है, व्हाइट कलर का लाइमस्टोन है जो चमकता है दीवारों पर। ये इसको जब हीट मिलती है तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज कलरलेस गैस। ऐसा होता है। सबसे पहले आपने क्विक लाइम लिया, क्विक लाइम को पानी में डाला और क्विक लाइम को पानी में डालने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट निकली। उसके बाद ये जो स्लेक लाइम बना इसको हम दीवारों पर लगा देते हैं। जब हम इसको दीवारों पर लगाते हैं तो ये एयर की कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्लस साथ में वाटर रिलीज कर देता है, दैट इज लाइमस्टोन। दीवारों पर लग गया, अब दीवारें चमक गई, पेंट हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे बाय द टाइम इसके ऊपर हीट पड़ती है और जब इसके ऊपर हीट पड़ती है तो ये वापस किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मतलब ये रिपीट हो गया, वापस वापस क्विक लाइम बन गया। यही प्रोसेस चलता रहता है आपका। बाकी ये जो CO2 गैस रिलीज हो रही है इसका टेस्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट बहुत ही इजी है। हम स्लेक लाइम के अंदर, स्लेक लाइम मतलब लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर CO2 गैस को पास करवाते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस क्या रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कौन से कलर का होता है, व्हाइट, मतलब पता चल गया कि CO2 गैस थी क्विक लाइम से पास करवाने पे। बट अगर ये CO2 गलती से एक्सेस में पास हो गई तो पहले वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है, बट फर्दर ये कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ये कौन से कलर का होता है, कलरलेस। मतलब हमें ऐसा फील होगा कि शायद वो गैस CO2 नहीं थी इसलिए कलर नहीं आया, बट एक्चुअल में वो गैस एक्सेस में CO2 थी और उसकी वजह से कलर डिसअपेयर हो गया। तो उस केस में हमारा टेस्ट फेल हो सकता है। बस ये चीज मेरे को ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद ये कुछ थर्मल डिकम्पोजिशन के रिएक्शन काफी रेयर बट मालूम होने चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया,
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना, मैग्नीशियम कार्बोनेट विच इज व्हाइट इन कलर। फिर जिंक कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया, हीट करवाया, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। कॉपर कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया तो कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ये सब में हम हीट दे रहे हैं, ट्राइंगल का मतलब हीट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक ये चीज थी कि जिंक कार्बोनेट में ना जिंक के दो कलर्स होते हैं, हॉट होने पे येलो होता है, ठंडा हो जाने पर व्हाइट आ जाता है इसका कलर, ठीक है। तो दो ये डिफरेंट कलर शो करता है, ये येलो या फिर व्हाइट, डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है उसका, हॉट है या फिर कोल्ड है वो, ठीक है। बाकी ये सब वही रिएक्शंस है जो आपके कैल्सिनेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। ये सब मेटल एंड नॉन मेटल में है। आपके जितने भी आपके कार्बोनेट ओर्स होते थे उनकी हम क्या करते थे, कैल्सिनेशन करते थे। और कैल्सिनेशन की कब करते थे, इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सीधा डायरेक्ट हीट कर देते थे, प्लस O2 लिखते ही नहीं थे, और उससे रिजल्ट में क्या मिलता था, हमें मेटल ऑक्साइड मिलता था। तो वही चीज हो रही है बार बार, ठीक है। तो ये भी मालूम होना चाहिए आपको कि वो जो आपके कार्बोनेट ओर्स होते हैं वो बेसिकली मेटल कार्बोनेट होता है, और मेटल कार्बोनेट को आप डायरेक्ट क्या करते हो, हीट करते हो इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और वहां से आपको क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जनरली। और इस मेटल ऑक्साइड की फर्दर आप क्या करते थे, रिडक्शन, इसको रिड्यूस करके अब मेटल मिल जाता था आपको। बट वो भी मेटल की फिर लास्ट में क्या होती थी, रिफाइनिंग होती थी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये सब तो थर्मल डिकम्पोजिशन था। हाँ, ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेड कार्बोनेट। अब यहाँ पे रिएक्शन है दैट इज लेड नाइट्रेट, ये आपका लेड नाइट्रेट है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है। इसमें से ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है दैट इज ब्राउन फ्यूम्स, ये ब्राउन फ्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये ब्राउन फ्यूम्स पता होना चाहिए आपको कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स है, और साथ में लेड ऑक्साइड कौन से कलर का बनता है, यहाँ पे येलो कलर के बनते हैं, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। ब्राउन फ्यूम्स याद रखना है, इसमें मेन तो ब्राउन फ्यूम्स है आपका। अगले वाला भी ऐसे ही है, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका नाम भी चाहे आप रख दो, आएगा, ये दोनों का नाम रख दो, आएगा या आएंगे, ओके, प्लूरल में। इसमें ये क्या है आपका, फेरस सल्फेट। इस फेरस सल्फेट के दो कलर्स होते हैं बेटा, मतलब या तो ये ग्रीन कलर का होता है या व्हाइट, जनरली हम इसको ग्रीन कह देते हैं फेरस सल्फेट लिखकर भी ये। हाँ, अगर ये हाइड्रस है, 7H2O के साथ है, डॉट 7H2O, तो ये ग्रीन कलर का होता है। अगर 7H2O साथ में नहीं है तो ये व्हाइट कलर का होता है। इसको जब हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है विच इज रस्ट। हमें मालूम है ये रस्ट होता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, तो कलर वैसे ही नहीं भूल सकते क्योंकि रस्ट का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है ना। और साथ में कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की जो स्मेल होती है वो पंजेंट स्मेल या फिर बर्निंग सल्फर स्मेल या बर्निंग मैच स्टिक जैसी स्मेल होती है इसकी, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है सल्फर डाइऑक्साइड की। बाकी रोटेन एग की स्मेल किसकी होती थी, H2S, ये इसमें भी सल्फर है, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो फेरिक सल्फेट है ये दो टाइप्स का होता है। इसमें हमने ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझा था। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड टू सम सॉल्ट, है ना। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू सॉल्ट टू फॉर्म क्रिस्टल, देन इट इज सेड टू बी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के केस में इसका वाटर रिमूव हो जाए हीट की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरोसेंस। तो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द क्रिस्टल इज कॉल्ड एफ्लोरोसेंस। तो ये भी टर्म आपको याद रखनी है, व्हाट इज एफ्लोरोसेंस, ओके। तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। बाकी ये वाला रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन जो आएगा वो रोटेन या फिर पंजेंट स्मेल, बर्निंग मैस्टिक स्मेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान में रखना है, ओके। बैलेंसिंग भी याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ सारा। जैसे हम लोगों ने टेस्ट पढ़ा था CO2 का, CO2 का टेस्ट सबसे इजी टेस्ट है, इसमें आप स्लेट लाइन से पास करवाते हो, एक्सेस में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमने किस चीज का टेस्ट पढ़ा है, ऑक्सीजन गैस का। इस ऑक्सीजन गैस के टेस्ट में आपको क्या करना होता है, कोई भी टेस्ट ट्यूब जिसमें से वो गैस निकल रही है वो ऑक्सीजन गैस है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए आप एक बर्निंग मैच स्टिक लोगे, वो जल रही होगी, आप फूंक मार दोगे उसको, फूंक मार के अभी उसमें चिंगारी होगी, उस चिंगारी वाली मैच स्टिक को आप उस टेस्ट ट्यूब में डालोगे, और अगर वो रीलाइट हो गई इसका मतलब वो गैस कौन सी थी, आपकी ऑक्सीजन गैस थी। हाँ, वापस जल पड़ेगी, वो वापस फ्लेम आ जाएगी उसमें, देन इट कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस।
टेक अ वुडन स्प्लिंट, लाइट इट, ब्लो इट आउट सो दैट इट जस्ट glowing, no flame. Bring the glowing splint near the mouth of test tube containing the gas. Relight the splint. हो जाएगा. तो then it is oxygen gas, पक्की होगी. ठीक है. तो ये वाला टेस्ट याद रखना है. इसको लिख लो साइड में. देन इसके बाद जो रिएक्शन था, ये आपका सिल्वर क्लोराइड वाला रिएक्शन था जो आप सनलाइट में रखते थे. और सिल्वर क्लोराइड ये भी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. इसमें सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाते थे. सिल्वर अलग क्लोरीन गैस की फॉर्म में ऊपर उठ जाता था. ठीक है. बट ये जो सिल्वर अलग हुआ है, इसी की वजह से AgCl को मैं किस में नहीं रख पाता हूँ, सनलाइट में नहीं रख पाता हूँ, या फिर को कौन सी बॉटल में स्टोर करना पड़ेगा, एक डार्क बॉटल में. नहीं तो सनलाइट या किसी लाइट की वजह से वो रिएक्ट करेगा और सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाएगा. सेम चीज सिल्वर ब्रोमाइड के लिए है. सिल्वर ब्रोमाइड में भी सिल्वर अलग और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है ड्यू टू फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर ये सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है. ठीक है. तो ये ध्यान में रखना है. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. सबको कभी ना कभी आया है ये वाला रिएक्शन. ठीक है. अभी ऐसा हो जाता है कि प्री बोर्ड में आने के चांसेस कम हो जाते हैं, बट फाइनल में आने के चांसेस होते हैं. और जो आपका फाइनल प्री बोर्ड होगा उसमें आने के चांसेस भी होते हैं इस क्वेश्चन के. क्योंकि अभी ऐसा हो गया ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो चाहते नहीं है कि वो रिपीट करें, वो नए क्वेश्चंस डालने की कोशिश कर रहे हैं और प्री बोर्ड मुश्किल होता है. ठीक है. जो दिसंबर वाला प्री बोर्ड होगा वो मुश्किल आता है, बट जनवरी वाला प्री बोर्ड बहुत ईजी होना चाहिए. ईजी नहीं है तो आपकी तैयारी होनी चाहिए. देखो बेटा, मुझे एक चीज बताओ, चाहे जितना मर्जी मुश्किल डाल दे पेपर, आपकी अगर तैयारी पूरी होगी, आपको सारी नॉलेज होगी, तो वो मुश्किल पेपर मुश्किल लगने नहीं वाला है आपको. बट अगर तैयारी नहीं है तो ही मुश्किल लगेगा. ये जो 10 से 20 दिन है आपके पास, या तो उसको मस्ती में निकाल दो या फिर मेहनत कर लो पूरी. ये गोल बनाओ कि 80 आउट ऑफ 80 लेकर आने, तभी आप 70s में आ पाओगे. अगर आप 70s का टारगेट बनाओगे तो वो 60s में रह जाओगे बेटा, फिर नहीं कुछ हो सकता. और 80 आउट ऑफ 80 आने का वो तभी होगा जब आपकी पूरी तैयारी है, आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हो, तभी 80 आउट ऑफ 80 आपके पक्के होते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में जब वाटर की आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है. हाइड्रोजन गैस कैथोड पर होती है, ऑक्सीजन गैस एनोड पर होती है. इसमें जब रिएक्शन होता है ना, ये वाटर ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन आयंस के अंदर. और हाइड्रोजन आयंस में ऐसा होता है कि दो हाइड्रोजन आयंस एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, H2 गैस के अंदर. ऐसे ही ऑक्सीजन जो होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और लूज करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन गैस के अंदर. ठीक है. देखो, इसके बाद आपके पास रिएक्शन था डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक और कौन सा एक्सोथर्मिक है? आपको पता होगा, एंडो का मतलब इनसाइड, इनसाइड का मतलब एनर्जी गेन करना, है ना, रिसीव करना. तो एनर्जी अगर यूज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो एंडोथर्मिक. और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसका मतलब है एक्सोथर्मिक. तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पूछ लेते हैं. डाइजेशन एंडोथर्मिक होता है, इसमें ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है, आपकी एनर्जी निकलती है जब आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एनर्जी निकलती है. और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है तो आपका ग्लूकोज बनता है. क्योंकि इसमें सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक. फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक. देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हायर रिएक्टिव मेटल सॉल्ट में से एक लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है. उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होनी चाहिए. रिएक्टिविटी सीरीज जो ऊपर की तरफ ज्यादा होती है, मतलब ये हायर रिएक्टिव होता है ऊपर, और नीचे नीचे लोअर रिएक्टिव होते हैं. तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है चाप से हमने इसको याद किया हुआ, या क्योंकि हनी सिंह आगे आके वो चलाते और फिट पिटता है. ए बी जब सी के साथ जाता है तो ए बी ने क्या किया, ए को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली. इस केस में सी ज्यादा रिएक्टिव था. तो जिंक और कॉपर सल्फेट को जब हमने रिएक्ट करवाया तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया. क्यों? क्योंकि जिंक और कॉपर में कौन ऊपर है, जिंक. तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया. कॉपर सल्फेट का कलर याद रखना क्योंकि बार बार यूज हो रहा है. कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, जिंक सल्फेट जो कलरलेस होता है. ऐसे आयरन जब कॉपर से करता है, ये वाला रिएक्शन तो हमने पढ़ा था कि आपके पास एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन ब्लू कलर का है, ठीक है, और उसके अंदर हमने नेल डाली हुई है. तो कुछ टाइम के बाद वो जो सोल्यूशन होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है. तो वो ग्रीन कलर का इसलिए हो गया क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया,
है, क्योंकि आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है। सेम कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाते हो तो कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर अलग हो जाता है, तो वो भी ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस टू ब्लू। देन इसी के अंदर ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम थर्माइट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम को आप फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो और उस केस में इतनी हीट पैदा होती है कि जो आयरन होता है वो आपको मोल्टन स्टेट में मिलता है, साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है, और ये यूज होता है फिर मोल्टन आयरन फॉर द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स वगैरह। ठीक है, देन उसके बाद जिंक जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये वो रिएक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने पढ़े हैं। क्या? जिंक मतलब मेटल, ये रिएक्ट किससे हो रहा है? H2SO4 मतलब एसिड, और मेटल जब एसिड से रिएक्ट होता है तो कौन सी चीज बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना? तो वही चीज निकल रही है इसमें। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता था कि मेरे को यहाँ पे प्योर जिंक लेना है, जिंक ग्रेनुअल लेना है या जिंक डस्ट लेना है। प्योर जिंक स्लो रिएक्शन होता है तो इसलिए फायदा नहीं है। जिंक डस्ट हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ही फास्ट है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जिंक ग्रेनुअल यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्योर जिंक के मुकाबले में क्या इंक्रीज कर देता है? सरफेस एरिया, और जिंक डस्ट के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं कर रहा, तो हाईयर रिएक्टिव नहीं बनने वाला, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होने वाला, तो मॉडरेटली रिएक्ट करता है, इसलिए हम जिंक ग्रेनुअल्स का यूज करते हैं। और हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट है दैट इज पॉपिंग साउंड, है ना? ये कौन सा टेस्ट है आपका? हाइड्रोजन गैस टेस्ट। सबसे सिंपल टेस्ट है ये आपका हाइड्रोजन गैस का। उस गैस को आप क्या करते हो, एक सोप सोल्यूशन में डालते हो और वहां से बबल्स निकलते हैं, और हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे, उसको मैच स्टिक के पास लेकर आओगे तो वो जलेगी, पॉपिंग साउंड पैदा होगी। तो अगर पॉपिंग साउंड पैदा हो रही है विच मीन्स वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। फिर ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है किसी ना किसी के एग्जाम में। हम लोगों को एक चीज मालूम है कि अगर मैं एल्यूमिनियम को रिएक्ट करता हूं, एल्यूमिनियम को रिएक्ट करता हूं किसके साथ? फेरस सल्फेट के साथ, मतलब FeSO4 के साथ। अभी हमने ऊपर देखा कि फेरस सल्फेट जो व्हाइट या ग्रीन कलर का होता है, एल्यूमिनियम से रिएक्ट होगा तो कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस होगा। अब जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस होगा तो आप एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ मिल जाएगा, Al2SO4 थ्राइस बनाएगा और आयरन अलग हो जाएगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। बट एक्चुअल में यहां पर कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एल्यूमिनियम नहीं कह रहा, एल्यूमिनियम फॉइल कह रहा है, और एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो उसको रिएक्ट नहीं होने देता, इसलिए यहां पर कौन सा रिएक्शन होता है? नो रिएक्शन। इसलिए ये वाला रिएक्शन आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम नहीं है, ये एल्यूमिनियम फॉइल है। अगर एल्यूमिनियम होगा तब आप ये रिएक्शन करके दिखाओगे, बोलोगे यस इट इज पॉसिबल। इस केस में तो बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। ओके, देन उसकी ऑक्साइड है विच इज मेटल ऑक्साइड, और हमें पता है मेटल ऑक्साइड को मैं एसिड से भी रिएक्ट करवा सकता हूँ और बेस से भी, एम्फोटेरिक है ये, तो उससे रिएक्ट करवा के पहले लेयर रिमूव कर लूंगा वो कर सकते हैं। क्या था अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ये चीज याद रखनी है कि इसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं। एक जो भी दो सॉल्ट्स होते हैं, दो सॉल्ट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, बट दोनों सॉल्ट एक्वस होते हैं, मतलब पानी में घुल सकते हैं, और उसके बाद इनसे एक ऐसी चीज बन जाती है जो पानी में घुलती नहीं है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में एक और चीज ऐड ऑन हो जाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, तो इसमें एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है जो व्हाइट कलर का होता है, साथ में NaCl बन गया आपका। बैरियम सल्फेट इन व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हैं, ये याद रखना है हमने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बुक के अंदर दिया हुआ है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट को जब आप NaCl के साथ रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पर भी वो क्या बनाता है? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3, Au गोल्ड होता है ना, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड बनता है जो कि व्हाइट कर्डी कलर का होता है, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। सेम लेड नाइट्रेट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, लेड नाइट्रेट वाला, ये तो आपकी बुक में बहुत बार दिया हुआ है और एग्जाम में आया होगा किसी न किसी को। लेड नाइट्रेट को पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट बनता है, जिसमें ये ब्राइट येलो कलर की PPT निकलती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? लेड नाइट्रेट, इसको आप रिएक्ट करवाते हो पोटाशियम आयोडाइड के साथ, और उस केस में आपको मिलता है लेड आयोडाइड जो कि कौन से कलर का होता है? येलो। तो ये चीजें ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका कॉपर सल्फेट को जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये दोनों एक्वस है, कॉपर सल्फेट और NaOH, और आपको क्या मिल गया? कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कौन से कलर की PPTs है। अच्छा, व्हाट इज एफरवेसेंस? रैपिड एस्केप ऑफ गैस इज कॉल्ड एफरवेसेंस। ये CO2 जो होती है एकदम से रैपिड एस्केप करती है फिजिंग साउंड के साथ, तो दैट इज एफरवेसेंस। तो ये वर्ड भी बार बार यूज हो जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड को जब आप रिएक्ट करवा रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपका
आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में NaCl, तो ये ब्राउन कलर के पीपीटीज निकलते हैं। जहां पे आयरन आ गया वहां पे रस्ट आ गया। रस्ट कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड भी कौन से कलर का बन रहा है? ब्लू पीपीटीज बन रही है। बस इस चीज से थोड़ा कोरिलेट करना है इसको हमें, ठीक है। देन व्हाट इज रीडॉक्स रिएक्शन? रीडॉक्स रिएक्शन होता है जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन से बना हो। अब रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है? सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं। बाकी एक ही चीज गेन हो रही है इसमें। ऑक्सीडेशन का नाम ऑक्सीडेशन है तो गेन ऑफ ऑक्सीजन है, बाकी सब रिमूव हो रहा है। रिडक्शन में उल्टा होता है, ऑक्सीजन लॉस होता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? डिक्रीज करता है। जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। यहां से क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन H2 के पास चला गया, तो कॉपर अलग हो गया, वाटर बन गया। अब कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, विच मींस इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन गैस के पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। जिसने ऑक्सीजन प्रोवाइड की, मतलब दूसरे की ऑक्सीडेशन की, खुद की रिडक्शन कर दी, तो ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और जो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है वो कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस ये चीज ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे स्टेट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है। जिंक एक एटम है जिसके ऊपर 0 चार्ज है अभी, और यहाँ पे जब ये जिंक सल्फेट बना तो जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब 0 से +2 हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ऐसे ही कॉपर के पास +2 है और कॉपर 0 में कन्वर्ट हो गया, है ना। कॉपर सल्फेट था तो +2 था, अब 0 हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। और पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब है इसकी क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। तो ऐसे भी इसको याद रखना है कि कब ऑक्सीडेशन और कब रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। बस इस चीज से इसको ध्यान में रखना है। 3 टाइप के होते हैं, एक तो होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, एक लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और एक इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह अगर इसको देखोगे ना तो ज्यादा इजी रहता है समझना, ठीक है। क्या चीज देखनी है? पॉजिटिव चार्ज की स्टेट, पॉजिटिव बढ़ रहा है या घट रहा है। देन उसके बाद ये वाला रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। कौन सी, क्या बोलते हैं इसको? जुगनू। जुगनू को क्या बोलते हैं? फायरफ्लाइज। फायरफ्लाइज जो होती है उसमें क्यों लाइट ग्लो करती है? क्योंकि इनके पास एक एंजाइम होता है लूसीफेरिन। वो जो लूसीफेरिन एंजाइम होता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन की वजह से वो क्या फॉर्म करता है? लाइट फॉर्म करता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर इसमें एक टॉपिक था रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी जब फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है किसी भी फूड के अंदर, और उसकी ऑक्सीडेशन होने की वजह से एक अनप्लेजेंट स्मेल और अनप्लेजेंट टेस्ट आ जाए, दैट इज रेंसिडिटी। और उस रेंसिड फूड को बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, BHA, BHT, या फिर नाइट्रोजन गैस फ्लश करके उसको सील कर देते हैं। अब नाइट्रोजन गैस इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये जो गैस होती है ये इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस जो आपके फूड से कभी भी रिएक्ट नहीं करेगी, मतलब आपका फूड बच गया और उसके साथ कोई ऑक्सीजन गैस नहीं है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। या फिर वैक्यूम सील्ड कर दो, सारी की सारी गैस ही निकाल दो उसमें से, उस केस से भी हम फूड को रेंसिड होने से बचा लेते हैं। कुरकुरों में नाइट्रोजन गैस होती है। देन उसके बाद करोजन। बेटा ये करोजन आया हुआ है एग्जाम में और गलत भी हुए हैं बहुत बार। तो इन करोजन में ना ये 3 मेन है आपके, ठीक है। 3 लगा लो या 4 लगा लो, ये 4 मेन है आपके। ये तो याद होने ही चाहिए आपको। आयरन जो फेरिक ऑक्साइड पॉइंट XH2O, मतलब कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड है, X लगा दिया। रस्ट, और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसका स्पेशल नाम है दैट इज रस्ट, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है इसका फॉर्मूला? Fe2O3.XH2O, ये रस्ट का फॉर्मूला है। करोजन। ऐसे ही कॉपर की जब करोजन होती है तो कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। कई बार बुक में सिर्फ कॉपर कार्बोनेट लिख देता है तो वो भी चल जाएगा, या फिर कई बार ये पूरा नाम लिखता है कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। और सिल्वर की तो सिल्वर सल्फाइड बनती है, जो कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है, ये भी ध्यान रखना है। और Ag2S है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, Ag2S फॉर्मूला है इसका। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बन जाती है, जो व्हाइटिश या ग्रेइश कलर का होता है। बट ये एक ऐसी चीज है जो बेनिफिट है ऑफ करोजन। अगर कभी भी करोजन का बेनिफिट पूछे ना आपसे, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलोगे, बताओगे आप कि आप एल्यूमिनियम की करोजन करते हो, और जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, वो उसको फर्दर एल्यूमिनियम को रिएक्ट होने से बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। एनोडाइजिंग कहते हैं इसको। इसके
इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई एल्यूमिनियम जल्दी रिएक्ट क्यों नहीं करता। अब एल्यूमिनियम इसलिए जल्दी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि एल्यूमिनियम अपने ऊपर किस चीज की लेयर चढ़ा देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। आयरन में स्टील जो होता है वो आपका एलॉय होता है विच इज मिक्सचर ऑफ मेटल्स, है ना, वो जल्दी रस्ट नहीं होता। रस्ट तो वो भी हो जाता है, बहुत स्लो, बहुत ही ज्यादा स्लो रस्ट करता है वो। आयरन बहुत जल्दी कर देगा। बाकी जिंक जो होता है वो जिंक ऑक्साइड बनाता है जो डल व्हाइट कलर का होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड। इसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको तो रट लो बेटा। और इसमें बेनिफिट ऑफ करोजन भी आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। बेनिफिट ऑफ करोजन में एक ये चीज भी थी आपके पास कि आपके पास ये आयरन है और आयरन के ऊपर हम किसकी लेयर लगा देते हैं, जिंक की। अब जिंक की लेयर लगाने से बेनिफिट क्या मिलता है, पेंट भी तो कर सकते थे। पेंट के केस में अगर कोई स्क्रैच आ गया तो उस स्क्रैच वाली जगह पर करोजन हो जाती है, बट जिंक की लेयर लगाने की वजह से वो जिंक स्क्रैच आने पे भी आयरन को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, ठीक है। इस प्रोटेक्शन को ना सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। हाँ, खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, खुद को करोड करवा दिया, बट किसको प्रोटेक्ट कर लिया, आयरन को प्रोटेक्ट, ठीक है। बेटा एनसीईआरटी में बहुत कुछ नहीं है और बहुत कुछ एग्जाम में आ रहा है ना, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो आप चल ही नहीं सकते। समझ आ गई वाली चीज, तो ये भी ध्यान में रखना है। देन इसके बाद हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, बट कार्बन में हमने स्टार्टिंग में ना कुछ ओवरव्यूज चीजें पढ़ ली थी, बट हम क्योंकि इस चैप्टर, इस पीडीएफ में कर ही क्या रहे हैं, सिर्फ रिएक्शंस कर रहे हैं, बट फिर भी हमने पढ़ लिया कि कार्बन जो होता है वो बहुत ज्यादा नेचर में दिखता है। उसके दो रीजन होते हैं, कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। वैसे आइसोमेरिज्म भी ये शो करता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसको आइसोमेरिज्म कह देते हैं, जिससे अलग अलग कार्बन के कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। बाकी कोवलेंट कंपाउंड होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता क्योंकि ना ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता। तो क्यों नहीं 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता, क्यों नहीं 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है 6, वो 10 नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो नहीं ले सकता। और चार्ज दे इसलिए नहीं सकता क्योंकि इसका साइज इतना छोटा है कि इसने अपने जो आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको बहुत टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है। इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो निकल जाए, तो इतनी एनर्जी देने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन निकालता भी नहीं है। तो इसलिए वो क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और दो प्रॉपर्टी शो करता है, टेट्रावेलेंसी मतलब 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, एंड कैटिनेशन विच इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये मालूम होना चाहिए। एलोट्रॉप्स जो 3 पढ़े थे, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फ्लोरीन। डायमंड जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है आपका, है ना, 4 के साथ बॉन्ड बनाता है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है अर्थ का, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। हेक्सागोनल रिंग्स होती है, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल रिंग्स होती है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से ये क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इसमें ये जो हेक्सागोनल रिंग्स बनती है ना, इसके बीच में कौन से फोर्सेस होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, है ना, ये याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं आपसे, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देन उसके बाद बकमिस्टर फ्लोरीन जो कि C60 कार्बन होता है, ये फुटबॉल की शेप का होता है, जिसमें 12 पेंटागन्स और 20 हेक्सागन्स बनते हैं, मतलब 60 कार्बन है, फिक्स्ड है। इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन भी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, ये जो ग्रेफाइट होता है ये एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है। लुब्रिकेंट्स क्योंकि ये बड़ा स्लिपरी होता है, यहाँ पे जब ये चेन्स बन रही है ना, मतलब क्या बन रही है, लेयर्स बन रही है, तो ये लेयर्स स्लिपरी बनाती है इसको। ये लुब्रिकेंट्स की फॉर्म में भी यूज होता है, एज अ इलेक्ट्रोड्स भी यूज होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो आपकी पेंसिल की जो लेड होती है उसके अंदर भी यूज होता है। पहले के टाइम पे ना एक्चुअल लेड यूज होती थी ब्लैक कलर की लिखने के लिए, पीबी लेड यूज होता था लिखने के लिए। फिर उसके बाद अब ग्रेफाइट यूज करते हैं, इसलिए अभी भी उसको लेड कह देते हैं। लेड बहुत पॉइजनस होता है। हाइड्रोकार्बन ना 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। व्हाट इज सैचुरेटेड, जिसमें कार्बन और कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। और अगर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइंस। जब भी इसका नाम करते तो सफिक्स में यहाँ पे एन्स लगता था, यहाँ पे इन लगता था और यहाँ पर के लिए क्या लगता था, आइन लगता था। इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था CnH2n+2, मतलब डबल कर दो और डबल करके 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होते थे। इसमें क्या होता था, CnH2n, मतलब डबल कर दो बस, CnH2n। इसमें CnH2n-2 होता था। ये जो आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते थे, ये साइक्लोएल्केन्स के केस में इनका फॉर्मूला ना किसके जैसा बन जाता था, एल्कीन्स जैसा फॉर्मूला बन जाता था। ये एक चीज है जो थोड़ी सी अलग है। जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये सूटी फ्लेम के साथ नहीं जलते हैं, नो सूटी फ्लेम, और ये बहुत स्टेबल होते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले हैं। बट ये
भी सूटी फ्लेम निकाल सकते हैं अगर इनसफिशिएंट एयर हो या ऑक्सीजन हो, उस केस में इसमें भी सूटी फ्लेम निकल जाती है। हाँ, अनसैचुरेटेड तो क्या ही निकालते हैं सूटी फ्लेम, और ये कम स्टेबल होते हैं, बट प्योर ऑक्सीजन में ये सूटी फ्लेम नहीं निकालते, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था इथाइन वाला। इथाइन जो किस पर्पस में यूज होता है, वेल्डिंग के लिए यूज होता है, इसमें उसको क्यों रिएक्ट करवाते हैं प्योर ऑक्सीजन के अंदर, ये क्वेश्चन था, ताकि वो सूटी फ्लेम ना निकाले, सारा का सारा कार्बन अच्छे से जल पाए। और वेल्डिंग के लिए करना है यूज, तो ज्यादा हीट चाहिए ना, तो सारा कार्बन जलाओगे तभी तो ज्यादा हीट निकलेगी। तो प्योर ऑक्सीजन में इसको हीट करवाते हैं, एयर में नहीं करवाते। एयर में करवाओगे तो सूटी फ्लेम निकालेगा, क्योंकि ये कौन सा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड है, इथाइन है, ठीक है। उसके बाद अनसैचुरेटेड में ब्रोमीन वाटर टेस्ट जब आप करते हो तो कलर डिसअपेयर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन दिख रहा है, ये एडिशन रिएक्शन दिख रहा है। इसका एक और नाम है हेलोजिनेशन। दो पढ़े थे एडिशन में, एक हाइड्रोजिनेशन और एक हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के अंदर ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो ये ब्रेक होता है, और निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, और उस केस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस केस में कलर डिसअपेयर हो जाता है, क्योंकि कलर ब्रोमीन का था, ब्रोमीन वाटर यूज हो गया तो कलर डिसअपेयर हो जाएगा। किसके केस में, अनसैचुरेटेड। बट किसके केस में नहीं कलर डिसअपेयर होगा, सैचुरेटेड। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन डार्क प्लेस में ही करना पड़ता है, क्योंकि सैचुरेटेड जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये भी ब्रोमीन से रिएक्ट कर जाते हैं, पर सनलाइट में करते हैं। क्योंकि ये जब रिएक्ट करते हैं तो पता है कौन सा रिएक्शन दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो ये भी ब्रोमीन से रिएक्ट कर जाएगा, बट ये सनलाइट की प्रेजेंस में करेगा। तो इसीलिए इस पूरे टेस्ट को जब हम करेंगे परफॉर्म, तो किस में करेंगे, डार्क, ताकि डिस्टिंग्विश हो पाए। नॉर्मल लाइट में कर सकते हो, सनलाइट में नहीं करना, क्योंकि सनलाइट में यूवी रेज होती है, उससे रिएक्ट करता है ये। बाकी ये आपके पास नेमिंग थे जो आपके मेथ, एथ, प्रोप, बट, पेंट, हेक्स, हेप यूज होते, पहले 6 आपके यूज होने। इसमें से IUPAC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, विच इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये भी आ जाती है। बाकी इसमें बेंजीन वाला सबको मालूम है, C6H6, ये फॉर्मूला बनाने के लिए बोलते हैं, जिसको बनाने के 2 तरीके हैं, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ठीक है। ये भी बेंजीन है आपका, ठीक है। इसमें देखो ये सिंपल है, जितने भी ना यहाँ पर मैं लाइंस बनाता हूँ, उस लाइन का मतलब ये होता है कि उसके एंड पॉइंट्स पे कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। ये तो कितने कार्बन बना दिए मैंने, 6 कार्बन, तो C6 है। और हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं होती है, ये अंडरस्टूड होता है कि इसमें हाइड्रोजन कवर करेगा ये, उतने कि 4 बॉन्ड हो जाए। बाकी जो डबल बॉन्ड होते हैं वो ऑल्टरनेटिवली होते हैं, या तो ऐसे बना दो इसको, या फिर आप ऐसा बनाने के बाद एक सर्कल बना दो, तो सर्कल बन गया, तो इसका मतलब यही चीज है। तो ये भी बेंजीन है आपका, ट्राइंगल नहीं सर्कल, ठीक है। ये बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। बाकी आपको पता है ना, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ जाए तो कैसे बनाना होता है। मैंने आपको बोला था कि पहले तो इस फॉर्म में बना लो और फिर इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, ठीक है, सबके, फिर उसके बाद सर्कल्स लगा देना, कभी गलत नहीं होगा। आपके पास ना 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एक तो होते हैं आयोनिक कंपाउंड और एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब हमें पता है कार्बन का कंपाउंड कैसा है, कोवलेंट है। अब कोवलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन गैस की, सिर्फ कार्बन नहीं, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6, जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। तो यहाँ पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज ये मुझे बताओ, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये ना सेंटर में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 6, ये भी रखेगा सेंटर में। अब यहाँ से इसने इससे कर लिया, 8 हो गए इसके पूरे, इसने यहाँ से इससे कर लिया, इसके भी 8 हो गए पूरे, और डबल बॉन्ड बन गया, मींस ये ऑक्सीजन गैस बन गई, कोवलेंट कंपाउंड स्टेबल हो गया। अब जैसे NaCl कंपाउंड है, अब NaCl में Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। अब यहाँ पे इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जब भी पार्टिसिपेशन होती है ना, वो हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की होती है। मैंने यहाँ पे ना 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाए, मैंने कितने बनाए हैं यहाँ पे, 6, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे Na का 1 इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा, Cl के 1 2 3 4 5 6 और 7 बनाऊंगा, और जब ट्रांसफर होगा तो एरो लगाकर दिखा दूंगा। देखो यहाँ इसने इसको ऐसे एरो से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लूज ही कर रहा है बेटा। लूज करने के
के बाद इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये कंपाउंड बन गया आपका NaCl। ठीक है, तो ये कौन सा कंपाउंड है आपका आयोनिक और ये कौन सा कंपाउंड है आपका कोवलेंट। अब मुझे एक चीज बताओ, जब भी कोवलेंट कंपाउंड बनता है तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनते हैं दो एटम्स के बीच में? मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड की कम हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम हो जाती है। उसका रीजन होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की रिपल्शन। अगर न्यूक्लियस आपस में रिपेल करेंगे तो वो स्टेबल नहीं हो पाता। होता क्या है, सबसे पहले जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो सिंगल बॉन्ड के केस में क्या होता है, ये मेरे पास एक एटम है, ये मेरे पास दूसरा एटम है, ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जुड़ने से एक दूसरे के क्लोज आते हैं। जब डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ये और ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। और इस केस में ट्रिपल बॉन्ड में बहुत क्लोज हो जाते हैं। और उसके बाद लास्ट जब 4 बॉन्ड बनते हैं वो इतने क्लोज हो जाते हैं कि उनकी न्यूक्लियस के बीच में क्या होती है? रिपल्शन होती है। और रिपल्शन का मतलब ये है कि ये तो अनस्टेबल हो गया और मोटिव क्या था? स्टेबल बनाना। तो इसी वजह से आपके 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन पाते, 3 में ही स्टेबिलिटी बहुत वीक हो जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनते हैं और सिंगल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। आपको सारे फंक्शनल ग्रुप्स मालूम होने चाहिए प्रीफिक्स के साथ। हैलोजेंस जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। क्लोरीन के लिए क्लोरो लगता है आगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो एंड फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। एल्कोहल के लिए OH और नाम में लगता है ऑल, ई हटाकर, और ये सफिक्स है ना। जैसे मेथ मतलब एक कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड और साथ में ऑल, तो मेथ एन ऑल, मेथेनॉल। ऐसे ही एल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप होता है जिसमें क्या लगता है? अल लगता है, और इसमें क्या होता है? C के साथ डबल बॉन्ड O एंड H। ये या तो स्टार्टिंग में लगता है या फिर एंड में लगता है, कभी भी कहाँ नहीं लगता? सेंटर में नहीं लगता। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका फॉर्मूला होता है COOH, मतलब C डबल बॉन्ड OOH, नाम में लगता है ओइक एसिड। और ये भी कहाँ लगता है? या तो स्टार्टिंग में लगेगा या फिर एंड में लगेगा, कभी भी कहाँ नहीं लगेगा? बीच में नहीं लगेगा। क्यों? अगर ये बीच में लग गया तो वो क्या बन जाएंगे? दोनों कीटोन्स बन जाएंगे, और कीटोन्स जिसमें 1 लगता है और C डबल बॉन्ड O, और ये हमेशा कहाँ लगता है? बीच में लगता है, सेंटर में लगता है। बाकी एक अल्काइल ग्रुप था, इथाइल, इथाइल प्रोपाइल वाला, जिसमें मिथाइल सबसे ज्यादा यूज होता है आपका, है ना। CH3 होता है, ये चेन में बाहर लगा होता है कहीं ना कहीं पे, नेमिंग करने के टाइम पे या आइसोमर्स बनाते टाइम यूज होता है बहुत ज्यादा। एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका? एल्काइल बनेगा। हाँ, एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो गया तो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। देन होमोलोगस सीरीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज जो CH2 से डिफर करते हैं, डिफर बाय CH2 सक्सेसिवली कंपाउंड ग्रुप के अंदर जितने भी हैं वो CH2 से डिफर करते हैं, या 14 AMU बाय मास। 14 AMU मास वैसे ही बन रहा है, कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, टोटल 14 हो गया। 14 AMU बाय मास से डिफर करते हैं। इनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या करती है? सिमिलर होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट में भी ग्रेजुअली चेंज करती है। और इन सबका अपना खुद का क्या होता है? एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मैं एल्केन बनाऊं तो एल्केन एक होमोलोगस सीरीज है। पहला मेंबर कौन है इसका? CH4। दूसरा मेंबर कौन है इसका? C2H6। तीसरा मेंबर कौन सा है इसका? C3H8। सब CH2 से डिफर कर रहे हैं। बट एल्केन में पहला मेंबर फर्स्ट कार्बन से शुरू होता है, एल्कीन और एल्काइन में पहला मेंबर सेकेंड कार्बन से यूज होता है, C2H4, C3H6, C4H8 सो ऑन। इसमें भी पहला मेंबर जो है एल्काइन के अंदर भी किससे शुरू होगा? सेकेंड से, मतलब C2H2, C3H4, C5 अगर लिखता हूं तो H8, अगर C5 लिखता हूं, एक मिस कर दिया मैंने यहाँ पे। बट ये सक्सेसिवली क्या करते हैं? CH2 से डिफर करते हैं। समझ आई वाली चीज? तो ये ध्यान रखना है कि किसका फर्स्ट मेंबर कौन है, क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डिफरेंस में भी आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आते हैं। रिएक्शंस में सबसे पहले आपके पास था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ देखने के लिए किस में मिलेगा आपको? सैचुरेटेड, मतलब एल्केन्स में। इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन का होता है। इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में बोल दो, और यूवी रेज बोल सकते हो आप, यूवी रेज की प्रेजेंस में होता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे CH4 है बेटा, CH4 का मतलब क्या है? एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन कंबाइंड है, मीथेन गैस बोलते हैं इसको। क्लोरीन गैस जब इससे रिएक्ट करती है तो होता क्या है? सनलाइट की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, और इस बॉन्ड की जगह पर कौन चला जाता है? एक कार्बन। तो CH3, ये 3 कार्बन हाइड्रोजन है, साथ में कौन लग गया? एक Cl और प्लस HCl। ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, वो एक Cl के पास जाकर HCl
बना देगा और ऐसे ही ये चेन की फॉर्म में होता है। अब ये जो एक सिंगल क्लोरीन वाला था ये फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और फिर 2 क्लोरीन आ जाती है यहाँ पर, HCl बन जाता है। फिर ये फर्दर रिएक्ट करता है Cl2 के साथ और यहाँ पे CH Cl3, एक एक हाइड्रोजन कम होता जा रहा है और क्लोरीन ऐड होता जा रहा है। और ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है ये एनेस्थीसिया है आपका, 3 क्लोरीन है और मीथेन थी है, ठीक है। तो ट्राइक्लोरोमीथेन दैट इज एनेस्थीसिया, बाकी फिर टेट्राक्लोरोमीथेन आपका लास्ट बनता है और कंप्लीट हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपने। और उसके बाद एडिशन रिएक्शन जो होता है ये किस में दिखता है आपको, अनसैचुरेटेड के अंदर, जिसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन एंड कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब ये किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, जैसे यहाँ पर एक कैटलिस्ट लिखा हुआ है, कैटलिस्ट विच increase the rate of reaction without involving in reaction, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट इन रिएक्शन, विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ द रिएक्शन। ये भी बस क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। इसमें क्या हुआ, ये जो आपके पास था कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, सपोज या हाइड्रोजन गैस ले लो या Cl2, अगर क्लोरीन ले लिया तो हेलोजिनेशन कह देते हैं, अगर हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजिनेशन कह देते हैं इसको। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेटिनम, कोई भी कैटलिस्ट ले लो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे CH2Cl बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2Cl बन जाएगा, यहाँ पे ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड। ये कौन सा रिएक्शन है आपका, एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हेलोजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन या फिर हेलोजिनेशन, ठीक है। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये है कि वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी के अंदर, डालडा घी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। वैसे डालडा इस कंपनी का नाम, तो सॉलिड घी बोल सकते हो आप। ये पहले के टाइम पे बहुत यूज होता था वनस्पति घी, डालडा घी, क्योंकि ना इसको स्टोर करना बड़ा आसान था, सॉलिड है, मेल्ट नहीं होता था, है ना, खराब नहीं होता था, उसको रख लिया, परोंठों पे लगा दिया, ऐसे कर लिया यूज, जैसे बटर को यूज करते हैं बिल्कुल वैसे। बट फिर ये हेल्दी नहीं है, बहुत अनहेल्दी है, ये कोलेस्ट्रॉल बहुत इंक्रीज करता है जल्दी, तो इसलिए ये अच्छा नहीं होता। तो हमारे लिए अनसैचुरेटेड अच्छा है, मतलब वनस्पति ऑयल डायरेक्टली यूज कर लो, ये फिर भी ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में तो ये भी खराब है, बट अगर ऑयल डायरेक्ट यूज करते हैं ये फिर भी ठीक होता है आपका। ओके, अच्छा, ये हेलोजिनेशन वाला रिएक्शन ब्रोमीन वाटर का, कौन से कलर का होता है ये, ब्रोमीन वाटर, ब्राउन कलर, है ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं इसको। और ये कलर डिसअपेयर हो जाता है, और अगर कलर डिसअपेयर हो गया इसका मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ब्रोमीन कलर डिसअपेयर हो जाता है। बट ये किस में करना है, डार्क प्लेस में करना है, नहीं तो यूवी रेस भी सैचुरेटेड के अंदर रिएक्ट कर देती है इसको। डार्क प्लेस में सिर्फ कब करना है, जब टेस्ट कर रहे हो आप, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट के केस में डार्क प्लेस में करना है। देन उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन आता था। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें एल्कोहल ऑक्सीजन से रिएक्ट होता था और कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर बनाता था। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन हमें कौन प्रोवाइड करता था, पोटाशियम परमैंगनेट, मतलब एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो एसिडिफाइड H2SO4 है ना, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट या एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट। अच्छा, इथेनॉल C2H5OH, इसको नेसेंट ऑक्सीजन दी तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, इथेनोइक एसिड प्लस वाटर में, तो एसिडिक हो गया। कंबशन रिएक्शन, जिसमें मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कंबशन तो बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओ तो CO2 वाटर प्लस एनर्जी बनती है, बाकी बैलेंस करना है। देन एल्कोहल के रिएक्शन, एल्कोहल का कंबशन रिएक्शन, एल्कोहल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, प्लस एनर्जी निकलती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी पढ़ा, इथेनॉल को नेसेंट ऑक्सीजन देते हो तो इथेनोइक एसिड प्लस वाटर बनता है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो इथीन बन जाता है डबल बॉन्ड वाला, और साथ में क्या रिलीज होती है, वाटर रिलीज होती है। सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन होता है तो जो इथेनॉल होता है ये बिल्कुल एसिड वाला रिएक्शन हुआ, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर भी क्या बना, इथेनॉल जब सोडियम से रिएक्ट करवाया तो सोडियम एथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो क्या बनता है यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल जब इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में तो एस्टर फॉर्म करता है, विच इज स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, जो एसेंस वगैरह में यूज होता है, परफ्यूम्स वगैरह के अंदर यूज होता है। याद है ये वाला रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एस्टर को जब हम रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ तो आपको क्या देता है, वो सोडियम एथोनेट, विच इज सोप प्लस इथेनॉल आपको वापस मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। सपोनिफिकेशन रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, जब भी सपोनिफिकेशन रिएक्शन आएगा तो एस्टर को ही रिएक्ट करवाना है आपने।
ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। देन एच कंसंट्रेटेड H2SO4 हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद इथेनोइक एसिड के जो रिएक्शंस थे वो मैंने आपको कैसे बताए थे। देखो, हम लोगों ने एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में ये प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकालता है। एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकालता है। एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए वो क्या करता है, सॉल्ट प्लस वाटर निकालता है। एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड कौन सी नेचर के हैं, बेसिक, तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। और एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है इसमें, वो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा है। तो ये सारे रिएक्शंस इथेनोइक के लिए एप्लीकेबल है। अब मुझे बताओ, इथेनोइक एसिड CH3 बेटा COOH, इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं सोडियम मेटल के साथ, तो क्या होगा, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये पहला रिएक्शन हो गया मेटल के साथ। दूसरा CH3COOH, इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O। उसके बाद अगर मैं CH3COOH को रिएक्ट करवा रहा हूँ NaHCO3 के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इस केस में ये बेकिंग पाउडर की तरह या बेकिंग सोडा जो होता है आपका, उसकी तरह भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं। देन CH3COOH को अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट करवाता हूँ बेस के साथ, तो CH3COO नेगेटिव Na प्लस वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है। फिर उसके बाद CH3COOH को अगर मैं मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाऊं, जैसे सपोज कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करवा दिया, तो क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव Ca प्लस वाटर। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 है। क्रिस क्रॉस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, होल ट्वाइस, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद लास्ट रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन, CH3COOH को अगर आप C2H5OH के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास बनेगा CH3COO, ये वाली चीज, और फिर C2H5 प्लस इन दोनों से क्या बनेगा, वाटर। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो दैट इज क्या बन गया आपका, एस्टर बन गया। तो ये सारे रिएक्शन किसके हैं, इथेनोइक एसिड के हैं रिएक्शंस। यही तो रिएक्शंस है, और क्या है इसमें। बस इसके बाद आपके पास लास्ट जो टॉपिक आता था वो आती थी सोप, और जो सोप होती थी वो सपोनिफिकेशन से बनती थी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। इसमें आप एस्टर को NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको बनती है सोप प्लस एल्कोहल। तो एस्टर दैट इज CH3COO, C2H5 प्लस NaOH gives you CH3COO नेगेटिव पॉजिटिव प्लस C2H5OH। तो ये आपको क्या मिल गई, यहाँ पे सोप मिल गई। सोप के दो एंड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है ये पोलर एंड होता है, ये किसके साथ जुड़ता है, वाटर के साथ कंबाइन होता है। और ये वाला हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है, नॉन पोलर एंड, ये जुड़ता है डर्ट के साथ या फिर ऑयल के साथ। और क्या फॉर्म करते हैं, ये क्लस्टर मिसल्स फॉर्म करते हैं, जिसमें वो ट्रैप कर लेते हैं डस्ट को, और फिर एगिटिएट करने पे आपका कपड़ा साफ हो जाता है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में सोप काम करती है, डिटर्जेंट डिटर्जेंट। और सोप सिर्फ किस में काम करता है, सॉफ्ट वाटर में। हार्ड में क्या फॉर्म करता है, वो स्कम फॉर्म करता है, लेथर फॉर्म नहीं करता। लेथर मतलब झाग, फॉर्म नहीं करता वो, ठीक है। बट बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, सोप या डिटर्जेंट, सोप जो होती है वो बायोडिग्रेडेबल होती है, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो इसके भी मालूम होने चाहिए। बाकी जो रिएक्शंस होंगे हम इसमें ऐड करेंगे कल, एसिड बेस सॉल्ट एंड मेटल एंड नॉन मेटल को कंप्लीट करेंगे। जितने भी रिएक्शंस पढ़े थे उनमें हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली हुई है, चैप्टर 1 और चैप्टर 4 पढ़ लिया हुआ है। अभी चैप्टर 4 के हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे, चैप्टर 2 पढ़ना है। चैप्टर 2 में हमारे पास क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। मुझे अभी एक चीज बता दो, चैप्टर 4 में जब अभी मैंने आपको दिया है लिखने के लिए, उसमें कोई भी चीज में डाउट है तो वो पूछ लो, सारे क्लियर है, एग्जाम में आएंगे बेटा, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन होता है जब आप क्या करते हो, बेसिकली एडिशन रिएक्शन है जिसमें आप एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हो और वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका अनसैचुरेटेड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड के अंदर, ओके। और ये सिर्फ दिखता भी किसमें है, ओनली इन अनसैचुरेटेड, किसमें नहीं दिखता, ये सैचुरेटेड में नहीं दिखता आपको, ठीक है। तो बस यही चीज है इसके अंदर, और इसीलिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट इसमें एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। ब्रोमीन क्योंकि ये हाइड्रोजिनेशन भी दिखाता है और हेलोजिनेशन भी दिखाता है। हेलोजिनेशन जैसे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया हमने, ठीक है। तो ये दो चीज, अनसैचुरेटेड ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर रहे हैं तो ब्रोमीन वाटर का कलर ब्राउन, ब्रोमीन इसमें यूटिलाइज होगी, बॉन्ड ब्रेक करके अटैच होगी, तो वो जो ब्राउन कलर था वो डिसअपेयर हो जाएगा, इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड है। और सैचुरेटेड के केस में ऐसा नहीं होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये रिएक्शन कहाँ पर टेक प्लेस करोगे आप, डार्क में, क्योंकि
अगर ब्रोमीन को आपने सैचुरेटेड से रिएक्ट करवाया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो उससे भी रिएक्ट हो जाता है, फिर तो आप डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, सनलाइट वाला हमने पढ़ा है ना इसमें कि सनलाइट में क्लोरीन के साथ किया तो ब्रोमीन के साथ भी हो जाता है सब्स्टिट्यूशन, जो सिर्फ सैचुरेटेड में है, तो फिर नहीं कर पाओगे आप उसको डिस्टिंग्विश। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में सबसे पहली चीज आपने ये पढ़ी थी कि एसिड क्या होते हैं। एसिड जो बेसिकली H प्लस आयंस रिलीज करते हैं। एसिड जो क्या रिलीज करते हैं, एसिड जिनकी पीएच वैल्यू क्या होती है 0 to 7 होती है, 0 to 7 के बीच में, 0 सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया आपका। ठीक है, एसिड जो लिटमस पेपर में कौन सा कलर शो करता है, ब्लू टू रेड शो करता है। बाकी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स में, बहुत सारे इंडिकेटर्स में अलग अलग कलर ये शो करता है। एसिड अलग अलग टाइप्स के होते थे, एक तो आपका मिनरल्स एसिड्स आते थे और दूसरे आपके ऑर्गेनिक एसिड आते थे। ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से मिलते थे, प्लांट्स और एनिमल्स से निकलते थे, और ये काफी वीक होते थे। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे आपके पास ऑर्गेनिक एसिड में आ जाता है सिट्रिक एसिड, जो कि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है ना। सिट्रिक एसिड लेमन के अंदर हो गया, आपका ऑरेंजेस के अंदर हो गया। लैक्टिक एसिड हो गया, अभी आगे आएगा लैक्टिक एसिड जो आपके दूध वगैरह के अंदर होता है। एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर होता है। तो ये सारे आपके ऑर्गेनिक और वीक एसिड्स में आ जाते हैं। बेसिस क्या होते हैं, जो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं, विच इज बिटर इन टेस्ट। बेटा एसिड जो होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं। सॉर मतलब खट्टा, बिटर मतलब कौड़ा। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 to 14 के बीच में होती है, और ये लिटमस पेपर में किस में कन्वर्ट करता है, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करता है ये। ठीक है, बाकी बहुत सारे इंडिकेटर्स अभी हम पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग है। जो सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं बेटा, जो सॉल्ट्स होते हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, ये दोनों जब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्रदान करते हैं, तो उस केस में आपका सॉल्ट बनता है। जैसे Na अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, तो ये क्या बन गया, NaCl, विच इज कॉमन सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट्स बनते हैं आपके। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड, मेटल नॉन मेटल आपस में मिलते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। देन उसके बाद ये जो इंडिकेटर्स थे, याद है सारे इंडिकेटर्स, किसमें कौन सा कलर चेंज होता है। दो टाइप के इंडिकेटर्स पढ़े हमने, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से हमें मिली हुई चीजों का बनाते हैं, जिसमें लिटमस हो गया, लाइकेन प्लांट से बनता है वो। ठीक है, टर्मरिक हो गया, रेड कैबिज हो गया, चाइना रोज हो गया। तो आपका जो लिटमस पेपर है, एसिड में रेड कलर, बेस में ब्लू कलर, और देयर इज नो चेंज अगर वो न्यूट्रल है। वैसे लिटमस पेपर खुद से कौन सी कलर की डाई होती है, ये पर्पल कलर की डाई होती है लिटमस की। ठीक है, टर्मरिक जो होता है वो येलो कलर की डाई होती है। टर्मरिक बेस में रेडिश ब्राउन करता है और एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता। जब हम साबुन लगाते हैं तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि साबुन हमारा क्या होता है, बेस होता है। रेड कैबिज जो होता है ये एसिड में कोई कलर चेंज नहीं कर रहा, जैसे टर्मरिक नहीं कर रहा वैसे रेड कैबिज भी नहीं कर रहा, बट ये बेस में कौन से कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का। ये डार्क रेड पर्पल कलर का होता है रेड कैबिज। चाइना रोज जो हिबिस्कस भी बोलते हैं जिसको, ये न्यूट्रल पिंक कलर का होता है, बेस में ग्रीन कलर, एसिड में मेजेंटा डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखने पड़ेंगे बेटा आपको, क्योंकि ये एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है वहां पे। देन उसके बाद आर्टिफिशियल इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल फेंथिलीन। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर और बेस में येलो कलर। मिथाइल ऑरेंज एसिड में कौन सा कलर हो जाता है, रेड, बेस में येलो। और फिनॉल फेंथिलीन जो होता है ये कलरलेस होता है, वैसे एसिड में कलरलेस, बट बेस में कौन सा कलर आ जाता है इसका, पिंक। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर भूलते हो तो इसको लिख लो अभी जहां पर लिख रहे हो आप एक बार बेटा। एक फिर होता है आपके पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जिसमें स्मेल चेंज होती है, अनियन के अंदर वनीला एसेंस और क्लव ऑयल, इन सब में स्मेल चेंज होती है, तो इसको हम एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। जिसमें बेस में जो स्मेल होती है वो डिसअपेयर हो जाती है, एसिड में स्मेल रहती है। अगर स्मेल डिसअपेयर होगी इसका मतलब वो क्या था, बेस था। देन बेटा आपके पास एसिड के रिएक्शंस आते हैं। अब एसिड के रिएक्शंस में जो एसिड बेसिस सॉल्ट के अंदर है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स, सबसे पहला एसिड को आप रिएक्ट करते हो मेटल के साथ। ये वही इथेनोइक एसिड वाले रिएक्शंस है। एसिड को मेटल से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट था वो क्या था आपका, पॉपिंग साउंड। बहुत ही सिंपल टेस्ट है ना। तो पॉपिंग साउंड वाला टेस्ट कर देंगे तो मैस्टिक लाकर तो पता चल जाएगा कि वो क्या है, एसिड है। बट यहाँ पर एसिड के अंदर कुछ एक्सेप्शन थी। एक्सेप्शन क्या थी, अगर ये जो एसिड होगा नाइट्रिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके केस में क्या होगा, एसिड HNO3 जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपका जो नाइट्रिक एसिड है ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान में रखनी है आपने, है ना, नाइट्रिक एसिड। देन इसी के अंदर एक्सेप्शन में एक्सेप्शन आ जाती थी, अगर ये जो मेटल है ये कौन सा हुआ,
मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज, तो इस केस में क्या फॉर्म करता है HNO3 के साथ, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। तो मतलब सॉल्ट प्लस वापस क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, एक्सेप्शन वाली, क्योंकि इससे रिलेटेड आता है। अच्छा, अब जब यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर बनता है तो साथ में एक और चीज भी बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दोनों में से कोई एक चीज साथ में बनती है। वो चीज डिपेंड करती थी, HNO3 एसिड आप कंसंट्रेटेड ले रहे हो या डेल्यूट ले रहे हो। अगर आप कंसंट्रेटेड लेते हो तो NO2 बनता है, और अगर आप डेल्यूट लेते हो तो क्या बनता है, NO बनता है। तो बस इसको ऐसे याद रखो कि जितना कंसंट्रेटेड होगा उतने ऑक्सीजन ज्यादा आ जाएंगे। ओके, जैसे एक रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, HNO3 जब रिएक्ट कर रहा है कॉपर के साथ, तो HNO3 जब कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो इस केस में मैंने कौन सा लिया होगा, ये HNO3 डिल्यूट या कंसंट्रेटेड, डेल्यूट। बाकी बैलेंसिंग है इसकी, बैलेंस कर दो तो हो जाएगा। ये यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रहेगा, एक्सेप्शन एक्सेप्शन वाले। ओके, देन उसके बाद हाइड्रोजन गैस का टेस्ट आप लोगों को अभी मालूम है। देन आपका नेक्स्ट आता था जब एसिड रिएक्ट करता था मेटल कार्बोनेट के साथ। एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता था तो क्या बनाता है बेटा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ये फायर एक्सटिंग्विश करती है। और CO2 टेस्ट मतलब जब आप स्लेक लाइम में पास करवाते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइमस्टोन के अंदर, जो कौन से कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, व्हाइट। बट अगर यही चीज एक्सेस में हो जाए तो टेस्ट फेल हो जाता है ना। ये सब चीजें मालूम है आपको। ओके, इसके साथ एक और रिएक्शन भी था, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो वो क्या फॉर्म करता है बेटा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, सेम चीज निकालता है। इसका कोई रिएक्शन बता दो, HCl प्लस NaHCO3 gives you NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका कोई एग्जांपल, HCl प्लस NaOH, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इस केस में न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस वाटर। और आपको पता है इससे चीजें थोड़ी सी वेरी करती हैं इनमें, कि अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिए तो ये न्यूट्रल, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग लिया बट बेस वीक ले लिया तो सॉल्ट कैसा बनता है आपका, एसिडिक सॉल्ट बनता है। वो एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, सॉल्ट प्लस वाटर, इससे क्या पता चला था हमें, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब क्या है मेरे, बेस है, बेसिक इन नेचर है। ओके, तो ये भी ध्यान में रखना है। देन उसके बाद यही रिएक्शंस थे आपके एसिड के। देन उसके बाद आपका रिएक्शन बेस के साथ, बेस के रिएक्शंस कौन कौन से थे, बेस प्लस मेटल गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, आप लोगों को वो सब चीजें मालूम है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ABCD वाले फॉर्मेट में आते थे। एक तो याद है वो वाली चीज, कोई गैस निकल रही है जो फायर एक्सटिंग्विश कर रही है, मतलब CO2 गैस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ये कुछ हिंट है जो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरा, बल्ब किस में ज्यादा ग्लो करेगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में कौन सा ज्यादा आयोनाइज हो जाता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। दोनों केसेस में सेम होगा ना, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, और कंप्लीटली आयोनाइज होने की वजह से ज्यादा बल्ब को भी क्या करेंगे, ये ग्लो करेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। डिस्टिल्ड वाटर में अल्कोहल के अंदर, ग्लूकोज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल या फिर ग्लूकोज, इन सब में नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंट क्या नहीं होते, आयंस प्रेजेंट नहीं होते, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। डिस्टिल्ड वाटर सिंपल वाटर होता है विदाउट एनी आयंस, कोई मिनरल्स वगैरह नहीं है उसके अंदर, तो उसको डिस्टिल्ड वाटर कह देते हैं। इथेनोइक एसिड का ध्यान में रखना बेटा, CH3COOH, ये कौन सा एसिड है, वीक एसिड है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करता है, इसमें बल्ब भी कम ग्लो होता है, तो इसको वीक, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो। कार्बोनिक एसिड भी है, ये भी एक मिनरल एसिड होने के बावजूद क्या है, एक वीक एसिड, ये भी याद रखना। कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड है, और मिनरल एसिड होने के बावजूद भी ये क्या है, वीक एसिड है। फॉर्मूला मालूम है इसका, क्या होता है, शाबाश, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। देन अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला भी था इसके अंदर, ड्राई HCl गैस वाला, क्या ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर में कलर चेंज करता है, तो नो कलर चेंज, क्योंकि आयंस की फॉर्मेशन नहीं होंगे, H+ आयंस नहीं बनेंगे। अच्छा, अब ये ड्राई HCl गैस बनाते कैसे हैं, हाउ टू फॉर्म दिस ड्राई HCl गैस, H2SO4 प्लस NaCl, ये आपको क्या देती है, HCl प्लस
सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये जो HCl मिलेगा ये किस फॉर्मेट में मिलेगा? ट्राई। ओके, ध्यान में रखोगे ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है। जब हम ये रिएक्शन करते थे ना, इसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड भी रखते थे। एक्सीलेंट। ये जो होता है आपका ड्राइंग एजेंट होता है, और ड्राइंग एजेंट के साथ साथ मतलब बेसिकली ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को। ये क्या एब्जॉर्ब करता है? मॉइस्चर। और इसी को मतलब क्योंकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। वाटर H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर क्योंकि मुझे ड्राई HCl गैस चाहिए, मेरे को वहां पे पानी नहीं चाहिए, मुझे अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके लिए मैं इस CaCl2 का यूज करता हूँ। तो पेपर में ये पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। डेलिक्यूसेंस। डेलिक्यूसेंस वो प्रॉपर्टी होती है जो क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। थोड़ा सा हाइग्रोस्कोपिक से डिफरेंट है ये। डेलिक्यूसेंस वो चीज है, वो जब एब्जॉर्ब करता है ना पानी, तो वो उसके अंदर डिसॉल्व भी हो जाता है। हाइग्रोस्कोपिक का ऐसा सीन होता है कि ये डिसॉल्व ना हो, बट ये क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। इतनी चीज है जो ध्यान में रखनी है। ड्राइंग एजेंट के बारे में तो मालूम होना। देन इसके बाद आपका रिएक्शन है बेटा बेस का। मुझे एक चीज बताओ, बेस को जब मेटल से रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है? तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बट सारे बेस नहीं रिएक्ट करते मेटल से, ठीक है। हम मेनली NaOH का रिएक्शन शो करते हैं यहाँ पे। तो NaOH को जब मैं रिएक्ट करता हूँ जिंक के साथ, तो ये फॉर्म करता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट प्लस कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो ये याद रखने रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसे NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बेटा। और जब NaOH रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ, तो सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये ध्यान में रखने हैं आपने रिएक्शंस। बिल्कुल, इसमें जिंक और एल्यूमिनियम क्या होते हैं आपके? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और सिर्फ ये नहीं होते थे, और भी आते थे, जैसे लेड भी आता था, मैग्नीज वगैरह भी। तो मेन एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये दो रिएक्शंस हैं आपके। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या हम बेसिस को ऐसा एंटासिड यूज करते हैं? तो जो बेसिस होते हैं वो हमारे कैसे यूज होते हैं ऐसा एंटासिड? क्यों यूज होते हैं एंटासिड? क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसी में हमारा एक रिएक्शन होता है कि बेस जब एसिड से रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट प्लस वाटर। बट इसी में अगर बेस एक नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। इससे क्या कंक्लूड होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक नेचर। अब ये आप लोगों के स्कूल में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसे लिखा है उन्होंने। तो वो ये नहीं बता रहे नॉन मेटल ऑक्साइड है, वो ये चीज बता रहे कि इससे रिएक्ट हो रहा है। तो ये दोनों क्या है मेरे? नॉन मेटल। कार्बन मेरा नॉन मेटल है, नाइट्रोजन मेरा नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन है साथ में। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये वाली चीज तो बच्चों वाली चीज होगी। कंसंट्रेटेड एसिड को अगर मुझे डिल्यूट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वाटर ऐड करना पड़ेगा। अब जब मैं ये वाटर ऐड करूंगा तो एसिड में वाटर ऐड करता हूँ या वाटर में एसिड ऐड करता हूँ? वाटर के अंदर हम क्या डालते हैं? एसिड डालते हैं, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। अगर एसिड में वाटर डालोगे तो वो एक्सोथर्मिक होगा, वो स्प्लैश कर जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी बहुत ज्यादा। क्वेश्चन एग शेल से रिलेटेड भी आता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एग शेल किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये मेटल कार्बोनेट का बना हुआ है। तो अगर मैं इसको एसिड से रिएक्ट करवाता हूँ तो ये क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कौन सी गैस निकलेगी इसमें? CO2 निकलेगा। बस ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है इसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है कि मैं अगर इसको HNO3 से रिएक्ट करवा रहा हूँ, उस केस में हाइड्रोजन गैस वाटर में कन्वर्ट हो जाता था। यहाँ तो हाइड्रोजन गैस बनती ही नहीं है, तो वो वाला कोई सीन नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर हो गया? ये एक्सेल वाला याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। एक्सेल वाला भी ध्यान में रखना। पीएच वैल्यू के बारे में सबको मालूम है क्या चीज होती है? व्हाट इज पीएच वैल्यू? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। बट ये इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि जितने ज्यादा पीएच वैल्यू उतने कम हाइड्रोजन आयंस। और एक चीज याद रखनी है कि जब मेरा 14 पीएच वैल्यू होता है तो क्या उसमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं बट बहुत कम होते हैं। मतलब अगर ये H+ आयंस है और ये OH नेगेटिव आयंस है तो 14 में भी H+ आयंस होंगे बट काफी कम होंगे। कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होती है? OH नेगेटिव की। और 7 में दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, इसलिए ये क्या होते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH। और न्यूट्रल सब्सटेंस कौन सा है आपका? वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। जितने भी सबकी पीएच वैल्यूज तो वो मालूम होनी चाहिए। आप हमारा ब्लड क्या होता है? न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक? बेसिक होता है। खाना खाने से पहले स्लाइवा बेसिक होता है, खाना खाने के बाद स्लाइवा एसिडिक हो जाता है। कॉफी, मिल्क, ये सब आपके एसिडिक होते हैं। मिल्क में, दूध में वो बेकिंग सोडा या फिर कोई भी बेस क्यों डालता है? ताकि उसको वो स्लाइटली पीएच वैल्यू बढ़ा दे और वो लंबे टाइम तक क्या रहे? किसमें कन्वर्ट ना हो? कर्ड में कन्वर्ट ना हो। जो पीएच वैल्यू के इंपॉर्टेंस थे वो एक तो पेट के अंदर एसिडिटी वाला क्वेश्चन आ जाता है
एसिडिटी वाला सबको मालूम ही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें एंटासिड का यूज करते हैं। एंटासिड में कौन यूज होता है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह देते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देन उसके बाद टूथ डिके वाला आ जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन नाम का बैक्टीरिया होता है जो आपकी शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है, जिससे आपके जो टूथ एनेमल है जो कैल्शियम का बना होता है उसको वो डिके करता है, और डिके करके वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं, और जो टूथपेस्ट होती है वो क्या होती है, मेरी बेसिक होती है। तो ये भी ध्यान में रखना है। देन उसके बाद सॉइल बेस्ट कौन सी होती है, न्यूट्रल। बट क्योंकि एक्सेस यूज फर्टिलाइजर्स की वजह से वो एसिडिक हो जाती है, तो उसमें क्विक लाइम डालकर उसको वो क्या बनाता है, फार्मर न्यूट्रल बनाता है। एक्वेटिक लाइफ के लिए भी न्यूट्रल रहना जरूरी है। और देन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं आपके, जैसे मार्बल को क्लीन करना है तो एसिड का यूज करके, या फिर जो आपके कोई भी यूटेंसिल होता है उसके नींबू लगा दो और लगाकर रख दो, तो उससे क्या होता है, जो ऊपर का ऑक्साइड लेयर होता है वो रिएक्ट हो जाता है, वापस शाइनी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, मेटल ऑक्साइड जो होगा वो शाइनीनेस खत्म कर देता है ना, तो ये डल अपीयरेंस देता है। उसको जब आप रिएक्ट करवाते हो एसिड के साथ, तो वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिसकी वजह से वो वापस से क्या हो जाता है, आपका मेटल शाइनी अपीयरेंस देनी स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इससे रिलेटेड ये भी आता था क्वेश्चन कि जो आपका खाना होता था, फूड होता था, फूड को किस में स्टोर नहीं करते हैं, नॉट स्टोर इन मेटल के यूटेंसिल। क्यों, जो सौर फूड होते हैं, सौर फूड एसिडिक होते हैं। एसिड किससे रिएक्ट करेगा, मेटल से, और क्या क्रिएट कर देगा, टॉक्सिसिटी ऑफ फूड, पॉइजनस बना देगा उसको, जहरीला हो जाएगा। तो वो चीज ध्यान में रखनी थी। देन लास्ट इसके अंदर आता था आपका सेल्फ डिफेंस के लिए जो एनिमल्स और प्लांट्स यूज करते थे, तो उसमें एक नेटल प्लांट आता था। नेटल प्लांट जिसके साथ में उसकी रेमेडी भी मिलती थी, जिसको हम क्या कहते थे, डॉग प्लांट। रेमेडी इसकी होती थी डॉग प्लांट। नेटल प्लांट होता था, ये एसिडिक होता था या बेसिक होता था, एसिडिक होता था। एसिडिक में ये रिलीज करता था मिथेनोइक एसिड, और मेथेनोइक एसिड का ना कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जैसे इथेनोइक का एसिडिक एसिड है ना कॉमन नेम, इसका क्या है, फॉर्मिक एसिड, HCOOH। ये फॉर्मूला है। कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन है, तो मेथेन और ओई, मेथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। देन उसके बाद जो इसकी रेमेडी होती थी, ये क्या होती थी, बेसिक होती थी, जिसकी वजह से वो दर्द जो होता था वो रिमूव हो जाता था। देन इसके बाद आता था बेटा एंट स्टिंग, बी स्टिंग और एक वॉस्प स्टिंग। तो ये 3 स्टिंग्स होती हैं, इनमें भी क्या होता है, एसिड रिलीज होता है। अब एंट स्टिंग सब में एसिड नहीं होता, एंट स्टिंग और बी स्टिंग इन दोनों में फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, इन दोनों में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक, और इसमें कौन सा होता है, बेसिक। इसमें बेसिक वेनम होता है, इसका जहर इसका बेसिक होता है। तो उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए मुझे, रेमेडी में क्या चाहिए, माइल्ड एसिड चाहिए या वीक एसिड चाहिए, और इसके रेमेडी के लिए क्या चाहिए मुझे, वीक बेस या माइल्ड बेस। बस ये इसकी रेमेडीज है। एंड स्टिंग, बी स्टिंग दोनों फॉर्मिक एसिड जो नेटल प्लांट से मिल रहा है, वॉस्प स्टिंग का डिफरेंट है, बस वॉस्प स्टिंग अलग है। देन बेटा आपके पास सारे के सारे सॉल्ट्स आते थे। अब मुझे बताओगे सॉल्ट्स कौन कौन से थे जो हमने फॉर्मेशंस पढ़ी थी स्टार्टिंग से। अच्छा, सबसे पहले तो कॉमन सॉल्ट है आपका NaCl। 2 तरीकों से बनता है ये, एक तो समुद्र ओशियंस में बनता है, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बन जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में HCl को जब मैं NaOH के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या फॉर्म करेगा ये, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो NaCl बन जाता है। बाकी पहला जो आपका रिएक्शन है दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपके पास रॉ मटेरियल है, वो क्या होता है, NaCl प्लस वाटर। NaCl प्लस वाटर को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली ब्राइन सॉल्यूशन। इस ब्राइन सॉल्यूशन की हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको मिलता है कॉस्टिक सोडा, NaOH। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या निकलती है इसमें, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलती है, और क्लोरीन गैस कहाँ निकलती है, एनोड पर निकलती है। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। ओके, और इनके जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इनका भी अपना अपना रोल है। ओके, और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी डाल देते हैं ताकि रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। NaOH होता है, ये एक स्टिकी पैलेट होता है, मतलब NaOH, वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्टिकी पैलेट, क्योंकि ये क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके ये थोड़ा स्टिकी बन जाता है। तो ये याद रखना है, ये भी किसी के एग्जाम में आया हुआ था। वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स आर स्टिकी, ये डेलिक्विसेंट्स होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हाईली डेलिक्विसेंट सब्सटेंस, इट एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम द एयर वेरी क्विकली फॉर्मिंग थिन फिल्म ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन, फील्स वेट एंड स्टिकी। ठीक है, तो ये याद रखना है, डेलिक्विसेंट सब्सटेंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। देन उसके बाद इन सब के बेटा यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं, मालूम
मालूम है इन सबके यूजेस? क्लोरीन कहाँ यूज होता है? सबसे सिंपल है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर यूज होता है। स्विमिंग पूल होते हैं उसको क्लीन करने के लिए भी क्या यूज होता है? क्लोरीन यूज होता है। डिसइंफेक्शन में पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड में यूज होता है। देन उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप, पेपर इंडस्ट्री, ड्रेनेज क्लीनर के अंदर भी यूज होता है। हाइड्रोजन गैस फ्यूल में यूज होता है, अमोनिया बनाने में यूज होता है। रिएक्शन नहीं है, ये यूजेस है। देन नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो बेकिंग सोडा होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, कौड़ा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है और बेसिक होता है। और इसको एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या रिलीज करता है? CO2, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो जैसे ये NaHCO3 को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। और ये CO2 किसको एक्सटिंग्विश करने में काम आती है? आग को बुझाने के काम आती है। ये जो प्रोसेस होता है जिससे ये बन रहा है इसको सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। अगर कभी एग्जाम में लिखा आ गया तो इससे घबराना नहीं है, सिंपल सॉल्वे प्रोसेस बोला जाता है इसको। अब इसको बनाया कैसे जाता है? इसमें NaCl लेते हैं और वाटर लेते हैं, ये तो वही हो गया ब्राइन सोल्यूशन। साथ में अमोनिया लेते हैं और क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है NaHCO3 तो CO2 भी लेते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, तो यहां पर बनता है आपका NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। एक्सीलेंट। तो NaCl प्लस वाटर प्लस NH3 प्लस CO2 क्या बना रहा है आपका? बेकिंग सोडा, NH3 अमोनिया, बेकिंग सोडा। और ये आपके पास अमोनिया गैस है, याद रहेगी वाली चीज, अमोनियम क्लोराइड। ये बाय प्रोडक्ट आ गया आपका। ओके, बेकिंग सोडा को अगर मैं हीट भी करता हूँ, NaHCO3 को अगर हीट करूंगा तो भी ये क्या रिलीज करेगा? Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी एक रिएक्शन है। और ये रिएक्शन बेसिकली किसको बनाने में काम आता है? वॉशिंग सोडा। तो अगर वॉशिंग सोडा बनाना है, वॉशिंग सोडा का यही फॉर्मूला है। ये आपका क्या बन गया? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट विच इज कॉल्ड सोडा ऐश। और इस सोडा ऐश में जब हम वाटर डालते हैं तो इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। तो ये क्या फॉर्म करता है? Na2CO3.10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट टेकाहाइड्रेट। ठीक है, और ये क्या है मेरा? वॉशिंग सोडा। तो ये ध्यान में रखना है, वॉशिंग सोडा। बाकी बेकिंग पाउडर आ जाता है। बेकिंग पाउडर जो होता है वो बनता कैसे है? तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बेकिंग सोडा लेते हैं और बेकिंग सोडा के अंदर क्या डाल देते हैं? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो इमली, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस टार्टरिक एसिड विच गिव्स H+ आइंस। ठीक है, तो उसकी केस में ये क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसी वजह से वो फ्लफी बन जाता है। हाँ, ये बेकिंग पाउडर बन गया। बेसिकली जब आपको मार्केट से लेकर आते हो ना तो उस पाउडर, वो पाउडर की फॉर्म में होता है, तो दोनों ही पाउडर की फॉर्म में मिक्स हुए होते हैं। अब जब आप उसको पानी में डालते हो वो रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करके कौन सी गैस निकालते हैं? आपके यूजेस हैं वॉशिंग सोडा के। जो वॉशिंग सोडा होता है क्लोथ्स को वॉश करने के लिए यूज होता है, ग्रीस स्टेन रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए होता है। याद रखना है हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। आपको पता है अब तो कि वो सोप के साथ स्कम पैदा करते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और डिटर्जेंट में नहीं करते हैं। और ये ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है एंड एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज होता है। कौन सा? सोप। तो ये ध्यान में रखनी है चीज आपने। के पास ब्लीचिंग पाउडर। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कहाँ पर यूज होता है? पेपर इंडस्ट्री में, कॉटन इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर जो गोरा करता है चीजों को। बाकी क्रीम्स वगैरह में भी यूज होता है ये ब्लीचिंग पाउडर आपका। ठीक है, वो जो आला वगैरह आता है उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो सफेद चीज के ऊपर जो स्टेन्स होते हैं ना उसको रिमूव कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेट लाइम प्लस क्लोरीन गैस इसमें से पास करवाते हो। किसको करवाते हो? स्लेट लाइम, लाइम वाटर या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको किससे रिएक्ट करवाते हो? क्लोरीन गैस से। तो आपके पास बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसके अंदर मेन ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन है। और डायरेक्टली हम क्लोरीन को यूज नहीं कर पाते क्योंकि क्लोरीन को स्टोर करना और आगे ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उसको किस चीज की फॉर्म में रखा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में। इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर बनाना पड़ता है क्योंकि डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है इसका स्टोर करना। तो ये ध्यान में रखना है, इसमें मेन ब्लीचिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन। देन ये कहां पर यूज होता है वो आपको बता ही दिया था, किन किन चीजों में यूज होता है। क्लोथ, पेपर इंडस्ट्री, स्विमिंग पूल या वाटर को क्लीन करने के लिए यूज होता है, डिसइंफेक्शन ऑफ हॉस्पिटल और हाउस होल्ड मटेरियल्स को यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। लास्ट कौन सा था आपका? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसकी हेल्प से बनता है? जिप्सम की हेल्प से। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ये बनता है जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? ये जिप्सम मिलता है हमें कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, क्या होता है ये? कैल्शियम सल्फेट
सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, मतलब कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस वाटर, अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। अगर इसमें आप क्या कर दो, पीओपी को मॉइस्चर वाली जगह पर रख दो तो ये मॉइस्चर गेन कर लेता है, और मॉइस्चर गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में। इसलिए मुझे इसको किस में रखना पड़ता है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ता है। कहां पर यूज होता है, ब्रोकन बोन्स को ठीक करने के लिए, सीलिंग डिजाइन होगी, वॉल डेकोरेशन हो गया, मोनूमेंट्स वगैरह हो गए, जैसे मूर्तियां वगैरह होगी, टॉयज वगैरह हो गए। हाँ, क्योंकि पीओपी जो होता है नॉन बायोडिग्रेड है ना, खराब करता है, तो इसलिए नहीं बनाने चाहिए इसके। ये जैसे आधा हमने बना दिया इसमें, बट एक्चुअल में आधा वाटर कुछ होता नहीं है। एक वाटर किसके साथ कंबाइन होता है, दो कैल्शियम सल्फेट के साथ कंबाइन होता है। आपको क्वेश्चन में बोलता है, अ ड्राई पैलेट ऑफ अ कॉमन बेस व्हेन केप्ट ओपन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड टर्न स्टिकी। इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, NaOH। उसके बाद बोलता है ये क्लोरएल्कली का भी बाय प्रोडक्ट है, तो ठीक है, हमें पता लग गया। आइडेंटिफाई बी कर दिया है, बी आपका NaOH है, कॉस्टिक सोडा है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस अकर व्हेन बी ट्रीटेड विद एसिडिक ऑक्साइड। बी को मुझे रिएक्ट करवाना है एसिडिक ऑक्साइड के साथ। अब ये एसिडिक ऑक्साइड होते क्या है, हमने दो चीजें पढ़ी है। एक पढ़ा था हमने मेटल ऑक्साइड्स, और एक हमने पढ़ा था नॉन मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ये बेसिक ऑक्साइड है ना, बेसिक इन नेचर का मतलब ये है, ठीक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपके, एसिडिक इन नेचर, मतलब ये क्या होते हैं, एसिड ऑक्साइड। तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में बोल रहा है। अब यहाँ पे आप NaOH को किसी भी एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवा दो, जैसे CO2 के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो आपके पास बन जाएगा Na2CO3 प्लस वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा ना, तो सॉल्ट प्लस वाटर बना दिया हमने, Na2CO3 प्लस वाटर। ओके, हाँ बेटा समझ आया। हाँ, CO2 मेरा एसिडिक ऑक्साइड है, क्लियर ये वाली चीज। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। मुझे बताओगे, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, है ना, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव। मतलब क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव का, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स, तभी वो नेगेटिव हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन या डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और वो क्या बन जाते हैं, मेटल। तो मुझे बताओ, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है, इन दोनों में से शाइनी कौन होता है, इन दोनों में से मेलिएबल, बिल्कुल मेलिएबल कौन होता है, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हाई डेंसिटी, है ना, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, आपकी मेटल्स की है। नॉन मेटल इसका ऑपोजिट है। हाँ, फिर उसके बाद एक्सेप्शंस आती है। इसकी जो एक्सेप्शन है वो बिग बी एक्सेप्शन थी, जिसमें आपका ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रेफाइट और ये डायमंड नॉन मेटल के, ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये शाइनी होता है, और ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बट ये जनरली नहीं, मरकरी होता है इसकी एक्सेप्शन, वो मेटल की एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नॉन मेटल की एक्सेप्शन है, क्योंकि नॉन मेटल जनरली सॉलिड या फिर गैस होते हैं, ये लिक्विड नहीं होते। कौन, ब्रोमीन लिक्विड है, ब्रोमीन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, आयोडीन शाइन करता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, और डायमंड सबसे हार्डेस्ट है, और ये सब एक्सेप्शंस है। ये तो सब ठीक है, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। इसमें एक और चीज भी होती है, दैट इज मेटलॉइड। मेटलॉइड जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड, जिसमें बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिरियम, जर्मेनियम, ये सब चीजें आते हैं। ठीक है, आपको मेटलॉइड के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि मेटलॉइड क्या होता है ना, जो दोनों के बीच का होता है, सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं इनको। रिएक्शंस आते हैं आपके पास सारे। अब इसमें बहुत रिएक्शंस हैं बेटा, जैसे मेटल को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, तो मेटल को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो और मेटल ऑक्साइड जो कौन सी नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। जैसे जिंक को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बाकी बैलेंसिंग है, मैं बैलेंस नहीं कर रहा। सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। बट ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए इसको किस में स्टोर करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के साथ। इन दोनों को किस में स्टोर करते हैं, स्टोर इन केरोसिन ऑयल। क्यों करते हैं केरोसिन में, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हवा में रिएक्ट कर जाएगा, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। बट क्या सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, कुछ क्या होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं। तो सम आर एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड,
ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब क्या है मेरे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मेन आपके कौन से हैं, जिंक एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये चीज ध्यान में रखनी है। जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जनरली नॉट सॉलेबल इन वाटर। जैसे फेरिक ऑक्साइड सबने देखा है, Fe2O3 रस्ट होता है। ये रस्ट को पानी में डालो तो क्या घुल जाता है वो पानी में? नहीं घुलता। तो ये जनरली क्या होता है, इनसॉलेबल होते हैं। बट जो आपका सोडियम ऑक्साइड होता है या फिर पोटाशियम ऑक्साइड होता है, ये क्या होते हैं, पानी में सॉलेबल होते हैं। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। हमें मालूम है केदारनाथ का माली ये बहुत रिएक्टिव है और ये पानी में सॉलेबल होते हैं। देन उसके बाद मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका रिएक्शन तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना। जो कौन सी फ्लेम निकालता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकालता है, बेसिक ऑक्साइड होता है और इसको क्लीन करना पड़ता है हमें। ये बस ध्यान में रखना है आपने, ये व्हाइट पाउडर बनता है। देन उसके बाद एल्यूमिनियम, इसको भी हीट तो करना ही पड़ता है, बिना हीट के तो ये भी रिएक्ट नहीं करता, रूम टेम्परेचर पर नहीं करता। ठीक है, एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। इसको भी क्या करना पड़ता है, मुझे हीट करना पड़ता है। अब जैसे जैसे नीचे जाओगे ना तो ये मुश्किल होगा इनको डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना। ऐसे कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा और ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्लो रिएक्शन होता है। ऐसे आयरन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। बट अगर यही आयरन को आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हो मॉइस्चर के अंदर, फिर ये रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना देगा, मतलब रस्ट बना देगा। तो ये दोनों बना देता है, जिसको ओवरऑल हम क्या लिखते थे, Fe3O4 लिखते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबको पता है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरीकों से काम करता है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है आपका। अभी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ऐसा है कि हर एक मेटल एक ही रेट से रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से। कुछ बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं, बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं। उनको कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल है, इसलिए उनको केरोसिन के अंदर डुबोकर स्टोर करते हैं, जैसे सोडियम या पोटाशियम। बट कुछ होते हैं जो रिएक्ट करते हैं बट स्लोली स्लोली रिएक्ट करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया या आयरन हो गया। तो ये एकदम से रिएक्ट नहीं करता, थोड़ा स्लो होकर रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन में जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। और ये मेटल ऑक्साइड कौन सी नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मतलब इनकी जो पीएच वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होती है, 7 होती है। बट सम मेटल ऑक्साइड्स आर कौन सी नेचर के, एम्फोटेरिक इन नेचर, है ना। जो आपके एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों बन जाते हैं, मतलब जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों होते हैं, डिपेंड करता है उसके सामने कौन है। अगर उसके सामने एसिड होगा तो वो बेस की तरह रिएक्ट करेगा, उसके सामने बेस होगा तो वो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वैसे जो हमने जनरली पढ़े हैं बुक के अंदर, दैट इज जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये हमारे बुक के एग्जांपल्स हैं। तो जिंक ऑक्साइड हो गया या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आ जाते हैं। बट सिर्फ ये नहीं बेटा, आपके पास लेड ऑक्साइड, जो लेड ऑक्साइड होता है ये भी क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। जो टिन ऑक्साइड होता है ये भी क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है ये भी एम्फोटेरिक होता है। और जो बेरिलियम ऑक्साइड होता है ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो सिर्फ बेरिलियम ऑक्साइड, तो सिर्फ जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं बनाते, ये भी बनाते, बट हमारी बुक में एनसीईआरटी में इसी के बारे में बात हो रही है बार बार, जिंक एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में। ये दोनों एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं एंड बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब वो दोनों तरीकों से बिहेव करते हैं, एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड दे बिहेव लाइक बेस इन फ्रंट ऑफ एसिड और बिहेव लाइक एसिड इन फ्रंट ऑफ बेस। तो ये दर बदलू है, ये दोगले हैं, ये गिरगिट हैं, ये रंग बदलते हैं, है ना। तो ये दोनों तरीकों से बिहेव करते हैं, बहुत दोगलापन है इनका, सीरियसली। ओके, जिंक ऑक्साइड को अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो HCl क्या है, एसिड है। तो जिंक ऑक्साइड कैसे बिहेव करेगा, अभी बेस की तरह बिहेव करेगा। और जनरली वैसे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर होते हैं, ये बेस, है ना। इनमें कुछ खास है, इसकी वजह से ये एसिडिक भी है ना। तो जिंक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड एंड साथ में वाटर H2O। ठीक है, तो HNO मिलकर H2O फॉर्म कर लेते हैं एंड साथ में जिंक क्लोराइड बनाते हैं। बाकी इनकी बैलेंसिंग करनी है 2 से मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो ये फॉर्म हो जाता है। सेम चीज एल्यूमिनियम का है, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉल्ट आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड साथ में ये H और O मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर H2O। ठीक है, तो यहां पर भी क्या फॉर्म होता है आपका, सॉल्ट एंड वाटर।
तो अभी ये दोनों किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ एसिड। बट अगर इन्हीं के सामने हम किसको रख दें, बेस को रख दें, बट बेस में वीक बेस नहीं रख सकता। अगर मैं वीक बेस रखूंगा ना, फिर नहीं ये बिहेव कर पाएंगे। मेरे को एक स्ट्रॉन्ग बेस रखना है, और स्ट्रॉन्ग बेस में हम किसको रखेंगे, NaOH को रखेंगे। तो यहाँ पे जब जिंक ऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको फॉर्म मिलता है सोडियम जिंकेट, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है आपको। तो जिंक ऑक्साइड को जब मैंने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो मुझे ये Na और ये जिंक ऑक्साइड पूरा इसके साथ मिलकर क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम जिंकेट फॉर्म कर रहा है। यहां पर ना ये जिंक जो है ये एनायन का पार्ट बन गया। एनायन समझते हो, नेगेटिव वाले चार्ज का पार्ट बन गया। ठीक है, जिंक जाकर, जिंक एक मेटल है, मेटल जो होता है वो एनायन नहीं होता, वो केटायन होता है, पॉजिटिव होता है ना। बट यहाँ पर वो किसका पार्ट बन गया, एनायन का पार्ट बन गया, नेगेटिव चार्ज का पार्ट बन गया। तो सोडियम जिंकेट फॉर्म करता है और साथ में वाटर, और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम भी किसका पार्ट बन जाता है, एक एनायन का, AlO2 1 नेगेटिव। समझे ये वाली बात, प्लस वाटर। क्लियर होगी वाली चीज, ये याद रखना है, इनका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जिंक की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है। तो 2 नेगेटिव को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज कितना होगा इनके ऊपर, 2 नेगेटिव का चार्ज होगा। और यहाँ एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 पॉजिटिव होती है, और ऑक्सीजन की तो वही 2 नेगेटिव होती है, तो 2 है तो 4 नेगेटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 1 नेगेटिव। और अगर यहाँ 1 है तो सोडियम में भी 1 ही होते, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो NaAlO2 बनेगा। और यहाँ पे 2 है और 1 है तो क्रिस क्रॉस करोगे तो Na2 बनेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट दोनों बिहेव कर रहे हैं लाइक अ एसिड एंड बेस। इस केस में ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं एसिड की तरह। व्हाई डू दे बिहेव दिस वे, जिंक और एल्यूमिनियम दोनों ऐसे मेटल है जो ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ना बहुत कम रिएक्टिव है, ये बिल्कुल बीच में आते हैं। जब हमने सीरीज भी लिखी थी केदारनाथ का माली आलू जरा, है ना, तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, फीके से पकाता है, ये बीच के हैं। तो ये मीडियोकर है, ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है। इनके जो ऑक्साइड बनते हैं उनके कैरेक्टर, वो बिहेव करते हैं एसिड की तरह भी, बिहेव की तरह भी। देखना बेटा, थोड़ा सा जल्दी खत्म करते हैं जितना ज्यादा हम कर सकें, ताकि ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाए आपके। रिएक्शन विद वाटर, बट एक चीज हेल्प करेगी आपके लिए, अब जब आपका एग्जाम आएगा जनवरी वाला, फटाफट से PDF खोलो, जितने रिएक्शंस है गो थ्रू कर लो सबको। अच्छा, रिएक्शन विद वाटर में आपके पास पोटाशियम और सोडियम, ये तो बहुत ही ज्यादा पानी से रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं, अब ये भी ध्यान में रखना है बेटा। रिएक्शन विद वाटर में जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो इसकी स्टेट पे डिपेंड करता है कि स्टेट कौन सी है। ठीक है, अगर ये स्टेट लिक्विड है तो उस केस में मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और अगर ये स्टेट गैसियस है, मतलब स्टीम, तो स्टीम के केस में ये याद रखना है क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी पोटाशियम को वाटर से रिएक्ट करोगे, ये लिक्विड स्टेट है, हाईली रिएक्टिव है, आपके पास क्या बनता है इसमें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें कोई हीट देने की जरूरत नहीं है, ठंडे पानी में भी रिएक्ट हो जाएगा, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है ये। देन कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो इसका रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, और जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेम प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है जो आया भी है कि ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये किसके साथ स्टिक कर जाती है, कैल्शियम के साथ, और स्टिक करने की वजह से कैल्शियम को क्या बना देती है, ये लाइट, जिसकी वजह से वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। अब ये बिल्कुल आया है क्वेश्चन, और ये बच्चे गलत करके आ रहे हैं क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन ही, तो अभी ध्यान भी नहीं देते हो तुम लोग, यही प्रॉब्लम है बेटा। सेम चीज आपकी मैग्नीशियम की होती है, मैग्नीशियम भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर भी ये थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ, कोल्ड के साथ कर जाते हैं ये रिएक्ट, बट बहुत स्लो करते हैं, हॉट के साथ थोड़ा जल्दी कर देते हैं। तो इसी केस में स्लो रिएक्शन हुआ ना, और स्लो रिएक्शन की वजह से वो फ्लोट हुआ। ठीक है, सेम मैग्नीशियम भी फ्लोट कर जाएगा, तो मैग्नीशियम के केस में भी ऐसा हो जाएगा। और अगर मैग्नीशियम को मैं वाटर ऑफ गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करूं तो इस केस में वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देन उसके बाद आपका रिएक्शन आता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं करता। ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम आपका जिंक है बेटा,
जिंक भी किसके साथ रिएक्ट करेगा? स्टीम के साथ। और स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन जो है वो तो पता ही है आप लोगों को, बचपन से पढ़ रहे हो, मॉइस्चर में रिएक्ट होता है और क्या फॉर्म करता है? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। बाकी Fe की ड्यूअल वैलेंसी होती है, Fe2O3 भी बनाता है, FeO भी बनाता है, मतलब 3 भी होती है और 2 भी होती है, और ओवरऑल Fe3O4 लिख देते हैं इनको कंबाइन करके। तो ये सब स्टीम के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। बाकी कॉपर हो गया, मतलब केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हनी सिंह आगे आके आऊ आऊ चिल्लाता है और फिर पिटता है, ये रिएक्ट ही नहीं करते। हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था कि पानी के साथ मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो पानी की स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर लिक्विड स्टेट है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, अगर गैसियस स्टीम वाली स्टेट है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। और दोनों केसेस में कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। पोटाशियम, सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट हो जाते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हॉट वाटर या स्टीम से करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट होगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा, कंट्रोल करना मुश्किल है। कैल्शियम जो होता है कोल्ड वाटर में थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसी वजह से कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, क्योंकि इनका रिएक्शन क्या होता है वाटर के साथ, रिएक्शन विद वाटर स्लो होता है, और स्लो होने की वजह से ये हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है ना उसके साथ स्टिक कर जाता है, और स्टिक करने की वजह से क्या करना स्टार्ट कर देता है? फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। ये रिएक्शन याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। और देन उसके बाद एल्यूमिनियम लिक्विड स्टेट में रिएक्ट नहीं करता, गैसियस स्टेट में रिएक्ट करता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, क्योंकि अब गैसियस स्टेट है तो हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा, ऑक्साइड बन रहा है। जिंक गैसियस स्टेट में जिंक ऑक्साइड बनाएगा। आयरन गैसियस, आयरन तो करता ही स्टीम में रिएक्ट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर कुछ एक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इस चीज से रिलेटेड, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मेटल एक्स व्हेन ट्रीटेड विद कोल्ड वाटर इट गिव अ सॉल्ट वाई विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ XOH। हाँ, बहुत बार करवा लिया। अब ये XOH का मॉलिक्यूलर मास 40 यूनिट दिया हुआ है, जिसमें से इसका तो 16 होता है और इसका 1 होता है, तो टोटल कितना हुआ? 17, और 17 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 23। तो X का मास 23 है, विच मीन्स ये क्या है? सोडियम है। सोडियम का मास 23 होता है, इस पूरे का मास 40 है, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक नहीं, है ना। तो मींस NaOH रिएक्ट कर रहा है। NaOH को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो आप? वाटर के साथ। तो वो बोलता है कि क्या बनेगा जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करो, किसको रिएक्ट कर रहे हो? NaOH को नहीं, Na को, मेटल को। मेटल एक्स ट्रीटेड विद कोल्ड वाटर। हाँ, क्योंकि वाटर लिक्विड स्टेट में है तो हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बस यही चीज थी इसमें, सिंपल सा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, ऐसी छोटी छोटी चीजें मालूम होनी चाहिए, और ये मालूम ही कब होगी? जब आपको सारे रिएक्शंस मालूम होंगे, है ना। और इस आपको पता है अब इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कंपाउंड बी। ए वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर के साथ रिएक्ट करके बी बना रहा है, विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग टू फॉर्म अ ऑक्साइड सी, हाँ, विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव बी। मतलब वो कहता है द कंपाउंड बी, बी को जब हम हीट करते हैं तो ये सी बनाता है, और सी को जब हम पानी में डालते हैं तो ये वापस आपको बी दे देता है। अब आपको ABC के बारे में बताना है। और वैसे ये व्हाइट वॉशिंग, Ca प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखो, ये मैं CaO क्यों नहीं ले रहा इसको, ये क्या है? ए एलिमेंट है। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड ले लूंगा तो वो कंपाउंड होगा, तो इसको जब करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हमें पता है वाटर के साथ जब भी रिएक्ट होता है तो ये हाइड्रोजन गैस लिखना नहीं भूलना आप, ठीक है। देन उसके बाद बी को हीट करने पे आपको सी मिलता है। बी मत, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। बी को अगर मैं हीट करूंगा तो इसमें से पानी उड़ जाएगा। वेरी गुड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अब कैल्शियम ऑक्साइड को वापस अगर पानी में डालूंगा तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। तो इस केस में वापस मुझे क्या मिल गया? बी मिल गया, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन है इसका। तो बस यही कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद अगर मैं मेटल को रिएक्ट करता हूँ, देखो अगर मुझे डिस्टिंग्विश करने के लिए बोल रहा है ना मेटल और नॉन मेटल को, फिजिकली फिजिकली तो बड़े इजी है। अपीयरेंस हो गई, डल होता है एक, और एक शाइनी होता है। हाँ, अगर केमिकली बोलता है, सबसे मेन डिफरेंस ये है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स एक्सेप्ट रिसीव रिसीव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मेन तो केमिकल डिफरेंस ये है इनमें। उसके बाद मेटल वाटर से रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है तो क्या चीज बन रही है? नॉन मेटल जब एसिड से रिएक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? वो सब मेरे रिएक्शंस आएंगे, वही एसिडिक बेसिक नेचर। मेटल ऑक्साइड बन रहा है अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है, विच इज बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड बन रहा है विच इज एसिडिक इन नेचर। वो सब डालना है, और जो हम पढ़ रहे हैं अभी, अभी मेटल को अगर मैं एसिड से रिएक्ट करता हूँ तो वो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये वाला रिएक्शन हमने एसिड बेस सॉल्ट में भी पढ़ लिया, बार बार आ रहा है।
है ना? तो इसमें आपको पता है हमने जिंक ग्रेनुअल वाला रिएक्शन बहुत ज्यादा पढ़ा है, H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको जिंक सल्फेट मिलता है, साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। इसमें जिंक ग्रेनुअल्स लेते हैं। सारे मेटल्स क्या रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ? नहीं। जो आपके नोबल मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये नहीं रिएक्ट करते। तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद dilute acid because it is less reactive than hydrogen. Silver do not react with dilute acid. Gold no reaction with acid. Aluminium initially no reaction due to oxide layer but react after removing it. हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉइल लेते थे तो नहीं रिएक्ट करता था वो। लेड react slowly due to formation of insoluble Pb chloride layer in HCl. तो ये थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है। बट आपने गोल्ड और सिल्वर के बारे में एक चीज पढ़ी है, ये जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं ये एक चीज के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा रीजिया, जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है रॉयल वाटर। और ये जो रॉयल वाटर होता है ये किसकी कंसंट्रेशन में बना होता है, कंसंट्रेटेड HCl इज टू कंसंट्रेटेड HNO3, जिसमें HCl 3:1 में होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। हाँ HNO3 बेटा, HNO3। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये हाईली कोरोसिव होता है और ये गोल्ड को भी अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। अब जैसे एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग से अपने ऊपर एक लेयर लगा लेता है जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, है ना। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है ये आयरन से कैसे अलग है, क्योंकि आयरन के ऊपर भी कौन सी लेयर बनती है, Fe2O3 या Fe3O4 कुछ भी बोल लो, ये झड़ के नीचे गिर जाती है पाउडर की फॉर्म में, ये स्टिकी नहीं रहती, ये झड़ के नीचे नहीं गिरती, ये लेयर जो होती है इससे चिपकी रहती है। तो ये बेनिफिट है इसका। ठीक है, इसमें नहीं है ये बेनिफिट। देन उसके बाद जो मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है इसकी एक एक्सेप्शन है। मेटल जब किससे रिएक्ट करता है, HNO3 से, तो वो कौन सी चीज नहीं निकालता, हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता, सॉल्ट प्लस क्या बनाएगा, वाटर। बट साथ में एक और चीज बनाता है, या तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड, इस पे डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेटेड होगा, नहीं उल्टा, कंसंट्रेटेड होगा तो ये, डिल्यूट होगा तो NO। कम ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजन से याद कर सकते हो बस। बट इसके केस में नहीं करता ये। अगर मेटल क्या हो आपका, मैग्नीशियम या मैग्नीज, तो उस केस में आपका वापस क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, एक्सेप्शंस, है ना। ये बार बार पढ़ रहे हैं और ये आ सकती है एग्जाम में। फिर ये वाला रिएक्टिविटी सीरीज है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है वाली, बट इसको हमने एक अलग तरीके से भी लिख ली थी। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी या ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गर्ल्स प्रीटी। अच्छा ठीक है, तो अच्छा उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबको आता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबको आता है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, जिसमें जैसे अगर जिंक सल्फेट हमने लिया है कलरलेस, आयरन से रिएक्ट करवाया, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस जिंक, मतलब ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस ये कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है। इसी के अंदर एक कौन सा रिएक्शन हमने पढ़ा था, थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन क्या कहते हैं, बिल्कुल शाबाश, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, इसको जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, Fe प्लस Al2O3, और बहुत सारी क्या निकलती है इसमें, हीट निकलती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसमें लिक्विड स्टेट में मिलता है, जिससे आप वेल्डिंग वगैरह, रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखना है आपने। देन उसके बाद और कौन थर्माइट रिएक्शन दिखा सकता है, चलो बुक में नहीं है तो कोई बात। मेटल दैट कैन शो थर्माइट रिएक्शन, उसमें आपके पास मैग्नीशियम भी यूज होता है। मैग्नीशियम Fe2O3 के साथ, या फिर कॉपर ऑक्साइड के साथ, या फिर जिंक ऑक्साइड के साथ, तो ये रिएक्शन भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो इन केस अगर बोल दिया गया, पूछ लिया गया, तो सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं है, और भी मेटल्स हैं जो शो करते हैं। कैल्शियम Fe2O3 के साथ, या फिर Cr2O3 के साथ, इसके साथ भी कर देता है। तभी तो थर्माइट में डाला ना इसको, हीट निकल रही है इसमें। वो वाला रिएक्शन सबको मालूम है कि हम सोडियम को या पोटाशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, बट ये अगर एग्जाम में आया तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होगा ये क्वेश्चन। इसमें मुझे ना ये कुछ चीजें दी हुई हैं कि कब आपका आयरन सल्फेट के साथ A जब रिएक्ट किया तो क्या हुआ, B हुआ तो क्या हुआ, C D में क्या हुआ। मतलब A को किया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब A कम रिएक्टिव है आयरन से, बट बी ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमने बी को ना आयरन के ऊपर लिख दिया। उसके बाद कॉपर सल्फेट के साथ किया बी को, तो उसने उसको भी डिस्प्ले, अच्छा नहीं लिखा हुआ था कुछ, बाद में लिखा है हमने। जिंक सल्फेट में रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब जो बी है वो जिंक से नीचे है, आयरन से ऊपर है, जिंक और आयरन के बीच में है। हमें ये चीज पता चल गई बी की। बेटा बहुत सारे मेटल्स होते हैं, हम जो सीरीज लिख रहे हैं वो बहुत लिमिटेड लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ए के केस में आयरन
तो उसने डिस्प्लेस नहीं किया था, बट कॉपर को कर दिया। इसका मतलब जो ए है वो कॉपर से कहीं ऊपर है, बट आयरन से नीचे है, यहाँ कहीं पर आपका ए है। सी जो है उसने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, तो सिल्वर से ऊपर है, बाकी किसी को डिस्प्लेस नहीं किया तो उन सबसे नीचे है। कॉपर को भी नहीं किया उसने, तो कॉपर से नीचे है, सिल्वर से ऊपर है सी आपका। देन उसके बाद डी ने किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाया, कहीं भी रिएक्शन नहीं हो तो डी को हमने कहीं नीचे डाल दिया, और उसके अकॉर्डिंग अब हमने बताना है कि कौन कितना रिएक्टिव है। सिंपल सी चीज है, क्लियर होगी वाली चीज। हाँ, वो भरे नहीं हुए, बट आप उसको भर सकते हो, ठीक है। जैसे ए का बारे में आपको पता चल गया कि ए जो है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। अगर वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो वो जिंक को कैसे कर पाएगा, मतलब ऊपर वाले किसी को भी नहीं कर पाएगा, तो वहां से आप लिख सकते हो। हाँ, अगर आयरन कॉपर को कर पा रहा है तो वो सिल्वर को भी कर पाएगा, तो वहां पर आप लिख सकते हो ये चीजें, ठीक है। तो बस ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपके पास मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट होता है तो क्या होता है, वेरी गुड, मेटल अगर नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो आपका बनता है सॉल्ट, नॉट सॉल्ट प्लस वाटर, सिंपल क्या बनता है, सॉल्ट। जैसे Na क्लोरीन के साथ अगर मिल जाए, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और खुद पॉजिटिव बन जाता है, क्लोरीन को नेगेटिव बना देता है और क्या फॉर्म करता है, कंपाउंड NaCl। तो मेटल नॉन मेटल हमेशा मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। जैसे Na, अब इसमें ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है एग्जाम में। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर मुझे बनाना है सोडियम एंड ऑक्सीजन का, तो बनाओगे एक बार सोडियम एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो हम हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। अब सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे तो सकता है, बट ऑक्सीजन को जरूरत कितने की है, 2 की। तो यहाँ पे एक सोडियम काम नहीं कर पाएगा, 2 सोडियम की जरूरत पड़ेगी। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन किसको प्रोवाइड कर देंगे, ऑक्सीजन को। तो आपका Na2 और ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन और 2 नेगेटिव चार्ज, और क्या बन जाएगा आपका सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो बस इतनी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल को जब मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, नॉन मेटल ऑक्साइड, बस नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा जलने के बाद। अब नॉन मेटल जैसे कार्बन, सल्फर, इसको जब मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट, बिल्कुल, तो क्या बनाएगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा ये, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। फॉस्फोरस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो फॉस्फोरस ऑक्साइड बनाएगा, बट फॉस्फोरस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है P2O5, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इसको वैलेंसी करोगे तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑड इवन वाला सीन। यहाँ पे 5 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब ये जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं ये हमेशा किस नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। बट क्या इनमें कोई एक्सेप्शन है, जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। हाँ, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है और ये क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। एक और एक्सेप्शन है बट ये मेन है, वैसे एग्जाम में अगर आता है तो इससे रिलेटेड आ सकता है। बाकी नाइट्रोजन, वैसे तो नॉन मेटल ऑक्साइड है तो एसिडिक होगा ना ये, हाँ, बट ये न्यूट्रल होता है। ऐसे आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये भी क्या होता है आपका, न्यूट्रल। तो ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, ये ध्यान में रखने हैं बस। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वेश्चन आ सकता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। बाकी अगर आपने देखना है कि ये कैसे वाटर से रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड और एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो ये भी ध्यान में रखना है आपने, ओके। ये बनाते हैं नॉन मेटल हाइड्राइड। नहीं, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ने सल्फर पाउडर को हीट किया और गैस कलेक्ट कर ली। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर में क्या होगा, मॉइस्ट लिटमस पेपर में क्या होगा, और साथ में रिएक्शन लिखना है। ड्राई लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होगा। वैसे जब सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, बट ये न्यूट्रल होगा तब तक जब तक ये क्या है, ड्राई है ना। बट अगर इसको मॉइस्चर मिला तो सल्फरस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज एसिडिक इन नेचर। उस केस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है। तो SO2 H2O से रिएक्ट करता है तो सल्फरस एसिड बनता है, और अगर ये SO3 से रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बन जाता है, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो ध्यान में। तो कॉपर जो होता है वो हॉट वाटर टैंक के लिए यूज करते हैं, स्टील को नहीं करते, क्यों, मतलब स्टीम से रिएक्ट नहीं करता। बट स्टील, स्टील क्यों करता है, क्योंकि स्टील किस चीज का बना होता है, आयरन का एलॉय होता है, आयरन का बना होता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील, क्योंकि जो स्टील है वो किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, स्टीम से रिएक्ट कर जाएगा, और कॉपर जो होता है वो स्टीम से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, अक्रेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स।
सबसे पहले आपके जो मेटल्स होते हैं ना वो आपको दो स्टेट्स में मिलते हैं, या तो वो नेटिव स्टेट में मिलते हैं या फिर वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। मैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना क्यों चाहता हूँ, मतलब उसकी प्योरिफिकेशन करना क्यों चाहता हूँ, ताकि मैं मेटल को अलग कर सकूं, क्योंकि वो कंबाइंड स्टेट में है। अगर वो मुझे नेटिव स्टेट में मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज है। तो जनरली सारे मेटल तो नहीं मिलते, नोबल मेटल्स मुझे नेटिव स्टेट में मिल जाएंगे। नोबल मेटल जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, या फिर सिल्वर हो गया, तो ये तो मुझे नेटिव स्टेट में मिल जाएंगे। बट कंबाइंड स्टेट में मुझे मेटल जब मिलेगा, या तो वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, या फिर वो मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है, या फिर वो मुझे मेटल सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं जनरली। बाकी और भी हो सकते हैं, बट हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में मिल रहा है तो मुझे सिर्फ उसकी क्या करनी है, रिडक्शन एंड फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अगर वो मुझे मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहा है तो मुझे इसकी क्या करनी है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन के बाद वो मुझे किस फॉर्म में मिलेगा, मेटल ऑक्साइड, फिर उसकी हम क्या करेंगे, रिडक्शन। और अगर मेटल सल्फाइड की फॉर्म में मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, रोस्टिंग। रोस्टिंग के बाद मुझे क्या देगा वो, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड की बिल्कुल देन उसकी रिडक्शन, और सबके बाद इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और इन सब चीजों से पहले हम मेटल को कंसंट्रेशन ऑफ ओर से क्लीन करते हैं, याद है ये वाली चीज। तो उससे पहले आपको तीन टर्म्स की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, व्हाट इज मिनरल, व्हाट इज ओर, व्हाट इज गैंग। व्हाट इज मिनरल, कोई भी सब्सटेंस नेचुरली अकर कर रहा है, मतलब मेटल शायद एक्सट्रैक्ट हो रहा है और नहीं भी हो रहा, तो उसको मिनरल कह रहे हैं, सिंपल, ठीक है। और क्या होता है, जिसके अंदर हम मेटल को अलग कर पा रहे हैं, मतलब हाँ, एक ऐसा मिनरल जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं इजीली एंड प्रॉफिटेबली, तो उसको हम ओर कहते हैं। और जब उसको क्लीन करते हैं, अलग करते हैं, तो उसमें जो इम्प्यूरिटीज निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो इसके तीन स्टेप्स होते हैं बेटा, एक तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, दूसरा फिर वो कैल्सिनेशन रोस्टिंग होता है, तीसरा रिडक्शन होता है, वैसे चौथा अगर डालोगे तो रिफाइनिंग हो गया। तो हमें ये तीन चीजें करनी होती है इसमें, ठीक है। तो जैसे मुझे कोई ओर मिल गया तो उस ओर की मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये पहला स्टेप होगा। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आपका वॉशिंग आ जाता है, फोर्थ फ्लोटेशन आ जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन आ जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद हम उसकी क्या करेंगे, डिपेंड करेगा कि ओर कैसा है। अगर वो ओर आपका ऑक्साइड है तो वही सेम चीज वापस रिडक्शन कर देंगे। अगर वो ओर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन कर देंगे लिमिटेड एयर में हीट। अगर उसकी सल्फाइड है तो रोस्टिंग कर देंगे एक्सेस एयर में हीट, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद अगर मुझे उसका मेटल ऑक्साइड मिल गया, तो मेटल ऑक्साइड मिलने के बाद मैं उसकी क्या करूंगा, रिडक्शन। और रिडक्शन होने के बाद मुझे क्या दे देगा, वो मेटल दे देगा, और उस मेटल की हम क्या करेंगे, फिर रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये मेरा लास्ट स्टेप होगा, मुझे प्योर मेटल मिल जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में मेरे पास कौन कौन से स्टेप्स थे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में मेरे पास था हाइड्रोलिक वॉशिंग, मतलब बहुत प्रेशर के साथ उसको क्लीन किया जाता है ना। तो दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग पहला, जिसमें और पार्टिकल नीचे रह जाते हैं और गैंग जो होती है वो पानी के साथ बह जाती है। तो सेकंड होता है आपके पास मैग्नेटिक सेपरेशन, पर ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो मतलब मैग्नेटिक, हाँ, उनमें से एक चीज मैग्नेटिक होनी चाहिए, या तो और मैग्नेटिक होना चाहिए या गैंग इम्प्योरिटी मैग्नेटिक होनी चाहिए, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो जनरली आयरन के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट आपके पास आता है फोर्थ फ्लोटेशन, हाँ, इसमें जहाज बनता है। ये होता किस चीज के लिए, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया या फिर कॉपर पाइराइट सल्फाइड हो गया, तो सल्फाइड ओर्स के लिए होता है ये, ओके। इसमें ऐसा होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मिक्स करते हो, मिक्स्ड विद सोप, तो उसमें क्या होता है, झाग बनता है। जो सोप सॉल्यूशन बनता है उसके साथ ओर होता है वो स्टिक कर जाता है, ठीक है। सोप के साथ क्या स्टिक कर जाएगा, और स्टिक कर जाएगा, और जो गैंग होगी वो क्या कर जाएगी, सेटल। तो बस झाग के साथ ऊपर ऊपर मेरा और बाहर आ जाएगा और गैंग नीचे रह जाएगी। बस ये चीज है जो ध्यान में रखनी है इसमें। और इस हाइड्रोलिक वॉशर में और मेरा सेटल कर जाता है, और जो गैंग होती है वो वाटर के साथ बाहर आ जाती है। ओके, क्लियर होगी वाली चीज। तो बस ये ऐसा है, आपके पास मेटल मिनरल मिलेगा, वो मिनरल या तो लो रिएक्टिव होगा या हाई रिएक्टिव होगा। अगर वो लो रिएक्टिव है तो वो आपको नेटिव स्टेट में मिल जाएगा, फ्री स्टेट में मिल जाएगा, तो एक्सट्रैक्शन की कोई नीड नहीं है। बट अगर वो मीडियम या हाई रिएक्टिव का है तो उस केस में वो आपको ओर्स की फॉर्म में मिलेगा। अब अगर वो ओर्स की फॉर्म में मिल रहा है तो पहले स्टेप में आप उसकी कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हो, उसमें वॉशिंग, फोर्थ फ्लोटेशन या मैग्नेटिक सेपरेशन करते हो। इससे सिर्फ क्या चीज रिमूव होगी, गैंग रिमूव होगा, और कुछ रिमूव नहीं होगा। मतलब अभी भी जो केमिकल कंपाउंड से वो जुड़ा हुआ है वो चीज रिमूव नहीं है, वो उसके लिए केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। तो वो दो टाइप का होगा, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करनी है, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करनी है। सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन, और सल्फाइड के लिए रोस्टिंग, याद रखना। अब कार्बोनेट में कैल्सिनेशन होती है, कैल्सिनेशन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में होती है, या फिर एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर आप हीट करते हो, तो आपको क्या मिल जाता है वहां पे, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। रोस्टिंग के केस में आप उसको एक्सेस एयर में हीट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है वहां पे,
मेटल ऑक्साइड। अब उन दोनों मेटल ऑक्साइड की आप क्या करते हो, फर्दर रिडक्शन करते हो। रिडक्शन करने के बाद उसकी हमें क्या करनी पड़ती है, नहीं, रिडक्शन भी दो तीन टाइप की होती है। जैसे एक तो कार्बन की हेल्प से रिड्यूस कर देते हो, कार्बन का यूज करते हो क्योंकि कार्बन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल लेता है। या तो आप उसको किसके साथ करते हो, कार्बन के साथ सेपरेट करते हो, या फिर आप उसको एल्यूमिनियम के साथ करते हो। एल्यूमिनियम भी एक बहुत ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में एक अगर हाई रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहा है तो वो सेपरेट कर देता है, ऑक्सीजन को अलग कर देता है, जैसे आयरन के केस में ऐसा होता है। बाकी एक लास्ट तरीका होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। अगर वो नहीं अलग हो रहा है तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस, बिजली की हेल्प से उसको अलग करवाना पड़ता है। तो ये लास्ट तरीका होता है। एक कार्बन से रिड्यूसिंग करते हो, एक एल्यूमिनियम की हेल्प से रिड्यूसिंग करते हो, या इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, या फिर कॉपर के केस में क्या होता था, सेल्फ रिडक्शन होती थी। जो कॉपर ऑक्साइड होता था ना, वो कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ना क्या दे देता था आपको, कॉपर दे देता था प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सेल्फ रिडक्शन हो जाती थी। होता आपका सल्फाइड और था, इसकी रोस्टिंग करते थे, रोस्टिंग करके ऑक्साइड और बनता था, इनको सेल्फ रिड्यूस करवाकर आपको कॉपर मिल जाता था। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप क्या करते थे, रिडक्शन करते थे। ठीक है, कुछ ओर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। मरकरी के ओर को क्या बोलते हैं, सीनाबार। सीनाबार जो HgS होता है, ठीक है। और इसको अगर अलग करना है तो क्या करनी पड़ेगी, रोस्टिंग। रोस्टिंग जब करोगे तो एक्सेस एयर में करोगे, लिमिटेड एयर में, एक्सेस एयर, इसको हीट करोगे तो क्या देगा वो, मरकरी ऑक्साइड। और मरकरी ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस मरकरी ऑक्साइड की क्या करनी है आपने, रिडक्शन। क्योंकि मरकरी एक लो रिएक्टिव मेटल है तो आप सिंपल हीट करके भी क्या कर लेते हो, मरकरी और ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेते हो, तो मरकरी आपको अलग मिल जाता है सिंपल हीट से। तो इसमें रिडक्शन आपकी सिंपल हीट से ही हो जाती है। तो ये मेरा मरकरी और है। देन उसके बाद नेक्स्ट था कॉपर। अब ये जो कॉपर होता है ये आपको कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। इसको हम कॉपर पायराइट कहते हैं, सल्फाइड और Cu2S बोल देते हैं, या फिर CuFeS2 बोल देते हैं। बट होता ऐसा ही है, अगर ये CuFeS2 है ना, इसको सबसे पहले मैं कैल्सिनेशन रोस्टिंग करता हूँ, तो पहले वो कॉपर सल्फाइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है ये, कॉपर सल्फाइड में। अब वापस से क्या करेंगे, इसको प्लस ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस कॉपर ऑक्साइड की हम क्या करेंगे, सेल्फ रिडक्शन। तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बस ये चीज है जो ध्यान में रखनी है। देन जिंक। जिंक आपको दो ओर्स की फॉर्म में मिलता है। जिंक आपको, जिंक सल्फाइड वाले को बोलते हैं हम जिंक ब्लेंड, इसकी रोस्टिंग होगी। और जिंक कार्बोनेट वाले को क्या बोलते हैं हम, जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन। तो वही है, इसकी क्या करनी है हमने, रोस्टिंग। और इसकी हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन। दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, ऑक्साइड। ऑक्साइड की क्या करेंगे हम, रिडक्शन। जब जिंक सल्फाइड है तो रोस्टिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। अगर जिंक कार्बोनेट है, इसकी कैल्सिनेशन कर रहे हैं तो सीधा हीट कर देंगे तो जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगी। दोनों दोनों की केसेस में हम इनको फिर रिड्यूस कर देंगे। जिंक ऑक्साइड की जब हम रिडक्शन कर रहे हैं तो हम इसमें कार्बन का यूज करते हैं, तो आपको जिंक अलग मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, तो जिंक मेटल मिल गया आपको। फिर उसके बाद आयरन। आयरन का और को क्या कहते हैं, हेमाटाइट। हेमाटाइट Fe2O3। तो हेमाटाइट आयरन का ओर होता है। अब देखो ये ऑक्साइड ओर है, अगर ये ऑक्साइड ओर है तो इसकी डायरेक्ट मुझे क्या करनी है, रिडक्शन। तो डायरेक्ट इसकी सिर्फ क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। बहुत भट्टी वगैरह होती है, हाँ, ब्लास्ट फर्नेस वगैरह होता है तो उससे होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से इसको रिड्यूस करते हैं, Fe+CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस केस में ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले कार्बन को ऑक्सीजन से बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन में अगर कार्बन बर्न होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। फिर इस कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से हम रिड्यूसिंग करते हैं, रिडक्शन करते हैं इसकी। देन उसके बाद लेड। लेड भी जो होता है वो आपको लेड ग्लेन की फॉर्म में मिलता है, लेड ग्लेना। ये होता है आपका PbS। अगर ये PbS है तो क्या करोगे, इसकी रोस्टिंग। रोस्टिंग करोगे तो लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। लेड ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करवा के लेड अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, तो बस ये अलग मिल जाता है हमें। अगला है एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब ये इलेक्ट्रोलिसिस मुझे कब यूज करना है, अभी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग नहीं है, ये इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्शन है। जैसे अगर मेरे पास NaCl में से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है Na को, तो क्या मैं सिंपल हीटिंग से Na को अलग कर सकता हूँ,
नहीं, सिंपल हीटिंग से मेरा कभी भी Na अलग नहीं होगा। क्लोर एल्कली प्रोसेस में भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोलिसिस का जो पूरा का पूरा सेटअप होता था उसमें आप क्या करते थे, 2 इलेक्ट्रोड्स लेते थे, एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट, एक को पॉजिटिव से। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, प्लस वाला एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड। तो Na किसके पास डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा? कैथोड की तरफ, और Cl किसके पास डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाएगी? एनोड की तरफ, और क्लोरीन गैस फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो बस यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम मेटल। सोडियम मोल्टन में लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो Na मिल जाता है। नहीं बेटा, मोल्टन NaCl लिया है हमने। इसमें ऐसा होता है जैसे NaCl को जब आप इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाते हो तो Na अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। ठीक है, अभी जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जब हम करते हैं तो आप यहाँ पे क्या करते हो, 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हो, और एक इलेक्ट्रोड्स जो इम्प्योर मेटल का लेते हो, जैसे कॉपर की कर रहे हैं तो इम्प्योर कॉपर का लोगे, ओके, और एक ये प्योर कॉपर का लेते हो, पतले वाला। और जो सोल्यूशन लेते हो वो भी कॉपर का लेते हो, कॉपर सल्फेट, बट ये सैचुरेटेड सोल्यूशन लेना है। नो मोर कॉपर और सल्फेट आपस में जुड़ सकते हैं अब, तो ये सैचुरेटेड है। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो कॉपर और सल्फेट अलग हो जाते हैं। अब क्योंकि कॉपर पॉजिटिव है तो ये किसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा? कैथोड पर। सोल्यूशन से कॉपर कैथोड पर जलना स्टार्ट हो जाएगा। बट उस केस में ये जो सल्फेट के आयंस हैं ये इम्बैलेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, और उनको बैलेंस करने के लिए एनोड है, उसमें से कौन नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा? कॉपर 2+ नीचे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सोल्यूशन से कॉपर ऊपर चढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे और एनोड में से कॉपर नीचे उतरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस से क्या हो जाएगा, ये प्योर हो जाएगा, और जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो एनोड के नीचे इन दी फॉर्म ऑफ एनोड मड कलेक्ट हो जाएगी। बस इतना ही है। बस इसमें आप कुछ चीजें ले लेते हो, जैसे H2SO4 ले लेते हो, ताकि आप इससे क्या कर सको, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सको। एनोड पे कुछ इकट्ठा नहीं होता, एनोड से नीचे गिरता है, फिर एंड में क्या होगा, एनोड पतला सा रह जाएगा, कैथोड मोटा हो जाएगा। वो इम्प्योर नहीं होगा। देखो, इम्प्योरिटीज कॉपर के साथ जुड़ी नहीं हुई है। अब कॉपर 2+ अलग हो रहा है, यहाँ से चढ़ कौन रहा है? प्योर कॉपर चढ़ रहा है। जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज फंसी हुई है इसके साथ, वो नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी, वो एनोड मड हो जाएगा। कौन सा स्टेप होता है? जैसे सबसे पहले आपको ओर मिला, आपने उस ओर की क्या करी, कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया। कंसंट्रेशन ऑफ ओर जितने भी 3 तरीके हैं उनके साथ कर दिया। फिर उसके बाद वो किस फॉर्म में आपको मिल रहा है, ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड? ऑक्साइड तो रिडक्शन कर दी, कार्बोनेट है तो ऑक्साइड बना लिया, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करके ऑक्साइड बना लिया, ऑक्साइड की रिडक्शन कर दी, रिडक्शन से मुझे मेटल मिल गया, बट वो मेटल अभी क्या नहीं है, प्योर नहीं है पूरा। उसकी फिर मुझे फाइनल क्या करनी है, रिफाइनिंग, वो कर रहे हैं हम। ठीक है, बाकी जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद यही 3 स्टेप होंगे। अगर वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मोल्टन स्टेट में लेकर आकर। ठीक है, ये हाई रिएक्टिव, सबसे हाई रिएक्टिव वालों के लिए करते हैं। हाँ, जैसे Na हो गया, पोटाशियम हो गया, है ना, उनके लिए करते हैं। कैल्शियम हो गया, मोल्टन NaCl, मोल्टन Al2O3, मोल्टन CaCl2, उनको फिर कलेक्ट करते हैं। ठीक है।